नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण यानी फर्स्ट फेज की वोटिंग हो गई। अभी समय आप देख रहे हैं 7:03 और अभी से ठीक 1 घंटा पहले चुनाव की जो वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो उन जगहों पे खत्म हो चुकी है जहां जहां मतदाता कतार में नहीं हैं। लेकिन जहां मतदाता कतार में हैं, लाइन में हैं, वहां आप पोलिंग आप जानते हैं कि उस समय तक होगी जब तक कि मतदाता आखिरी मतदाता जो है वो वोट न डाल दे। तो एक परंपरा है और इस परंपरा का निर्वहन बहुत ही ईमानदारी के साथ चुनाव आयोग करवाता है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर इस चुनाव के शुरुआत, फर्स्ट फेज की शुरुआत से पहले बहुत सारे आरोप लगे और उन आरोपों को सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़ा भी किया गया और उस पर अभी फैसला आना बाकी है। यानी ईवीएम और वीवीपैट का मामला सुप्रीम कोर्ट में फैसले का इंतजार कर रहा है। आने वाले समय में कब यह फैसला आएगा ये भी देखना होगा। लेकिन यहां पर ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जो बातें कही गई हैं वो दो महत्वपूर्ण बात है। एक ये है कि 100% वीवीपैट की पर्ची की काउंटिंग हो और दूसरा है कि पर्ची हाथ में आए। खैर, पर्ची हाथ में आने वाली बात तो अब दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि आज से चुनाव की शुरुआत हो गई। लेकिन क्या ये जो आज चुनाव की शुरुआत हुई है, मतदान की शुरुआत हुई है, जो 7 चरणों में चलना है, 1 जून को ये मतदान की प्रक्रिया समाप्त होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। क्या यहां से हम एक दूसरी दिशा में इस पूरे चुनाव को, इस देश की राजनीति को और आने वाली सरकार को देख रहे हैं? क्या अगली सरकार कैसी होगी इसकी परिकल्पना या उसके बारे में कुछ जानकारी आज हासिल हम कर सकते हैं क्या? 102 सीटों पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज 102 सीटों पर मतदान हुए, 21 राज्य 102 सीटों, और इसमें सुबह से एक गहमा गहमी का माहौल लग रहा था कि हाँ, सचमुच देश में एक बहुत बड़ा लोक पर्व है और इस लोक पर्व में जमकर लोगों ने हिस्सेदारी ली है। अभी जब इस कार्यक्रम को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं उस समय तक किन किन राज्यों में, इन 21 राज्यों की बात करूं तो शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के आधार पर अंडमान निकोबार की एक सीट, उस पर लगभग 57% मतदान, अरुणाचल प्रदेश में 65.5% मतदान, असम में 71.39%, बिहार में 47.74%। बिहार का परसेंटेज कम है शाम 5 बजे तक। फिर छत्तीसगढ़ में 63 छत्तीसगढ़ का बस्तर एक सीट और वहां पे 63.41%। जम्मू और कश्मीर वहां 65%, जम्मू कश्मीर का जो उधमपुर है वहां पे 65%, और उसके अलावा लक्षद्वीप में 59%, 59%। मध्य प्रदेश में 63.5%, 63.5%। महाराष्ट्र में 55.29% और मणिपुर में, जी हाँ, मणिपुर अशांत है और आज भी अशांति की कुछ घटनाएं वहां आती रही, लेकिन संवेदनशील एरिया है, वहां 2 सीटें हैं और उन दोनों सीटों, इनर मणिपुर और आउटर मणिपुर में 68.62%। मेघालय में 70.75, यहां भी 2 सीटें हैं, 70.75%। आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में लोग जम के निकलते हैं वोट डालने के लिए। मेघालय में 70 मतलब लगभग 71% कह सकते हैं। मिजोरम में लेकिन कम मतदान हुए हैं और मात्र 54% अभी तक। नागालैंड में भी कम है, 56%, 56.77। पुदुचेरी, आप नीचे आइए, तमिलनाडु के बगल में, पुदुचेरी में 73% और राजस्थान में 51%, सिक्किम में 68%, तमिलनाडु में 62% और त्रिपुरा में 79.91 मतलब 80% आप कह सकते हैं। शाम 5 बजे तक त्रिपुरा में बम्पर वोटिंग होती है। उत्तर प्रदेश में 57.66%, उत्तराखंड में 53.65, ऑलमोस्ट 54% उत्तराखंड, और वेस्ट बंगाल, जी हाँ, पश्चिम बंगाल 77.57%। पिछली दफा 84% मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है वोटिंग हुई थी। तो इन पूरे 21 राज्यों में पश्चिम बंगाल की, जो मुख्य रूप से आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल की 3 सीटें और उत्तराखंड की 5, उत्तर प्रदेश की 8, तमिलनाडु की पूरी 39 सीट्स, उसके बाद राजस्थान की 12 सीटें, बिहार की 4 सीटें और उत्तर प्रदेश की 6 सीटें, असम की 5 और मध्य प्रदेश की 6 सीटें, महाराष्ट्र की 5 सीटें। इन सब पे
मतदान हुए हैं। 21 में से जो मुख्य रूप से जिनमें 2 या 2 से ज्यादा सीटों पर मतदान हुए उन राज्यों का मैं नाम ले रहा था। तो इस ढंग से आपके सामने एक जो तस्वीर में रखने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि फर्स्ट फेज की पोलिंग और उसमें उसकी गतिविधियों में कितनी सीटें, कितने राज्य और कहां कितनी पोलिंग हुई है। इसके अलावा आप जानते हैं कि लगभग 16.5 करोड़ मतदाता हैं, 16 करोड़ 63 लाख मतदाता हैं जो अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें से लगभग 60% मतदाता अभी तक निकल के, अगर ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 60% मतदाता जो हैं वो बाहर निकल के आए हैं, अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। और ये संख्या ओवरऑल की बात कर रहा हूं 102 सीटों में, ये संख्या बढ़ भी सकती है। तो लोकसभा की लेकिन यहां से तस्वीर क्या होगी उस पर जाएं उससे पहले आज चुनाव के दौरान अलग अलग जगहों पे कुछ नेताओं का जो दूसरे दौर की वोटिंग है उसके लिए प्रचार प्रसार भी था, प्रचार करना था। उसमें अखिलेश यादव आज नोएडा में थे, गौतम बुद्ध नगर में अपने प्रत्याशी के लिए वो वोट मांग रहे थे। उन्होंने वहां पर जो कुछ बातें कही हैं बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है वो यही कि सिरों पर पगड़ी लगाए हुए, अपने सिर पर पगड़ी लगाए हुए कुछ ऐसे लोग भी निकल के इस बार वोट देने आए हैं और इंडिया गठबंधन का उन्होंने समर्थन किया है जो पहले वोट नहीं देते थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनका धन्यवाद, क्योंकि उनका जो राजनीतिक चेतना है उसमें विकास हुआ है। आइए सुनते हैं अखिलेश यादव को क्या कुछ कह रहे हैं और यहां से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए। अब तो मैं सरों पर सम्मान और पगड़ी देख रहा हूं। जो परंपरागत कहीं और वोट डालते थे, इस बार मैं इनकी राजनीतिक चेतना का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि पगड़ी और सम्मान के साथ इस बार साइकिल की मदद करने जा रहे हैं। ये 10 साल बाद बीजेपी के लोग आपसे वोट मांगने आ रहे हैं और इनके होर्डिंग देख लो। जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हैं, दूसरा चेहरा होर्डिंग से गायब है। जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हैं गाजियाबाद में, नोएडा में या देश के कोने कोने में, कहने के तो डबल इंजन सरकार है लेकिन एक चेहरा है, दूसरा चेहरा गायब है। और जब वोट डालेंगे यहां के लोग तो जो चेहरा अकेला होर्डिंग पे दिखाई दे रहा है वो भी गायब हो जाएगा। और इस बार तो गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक सफाया होने जा रहा है। ये सरकार बचेगी कैसे? कैसे बचेगी सरकार? इंडिया। तो सुन रहे थे आप अखिलेश यादव को, और यहां पर जो बातें वो कह रहे थे, एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो कह रहे थे कि होर्डिंग्स बड़े बड़े लगे हैं, डबल इंजन की सरकार में से एक चेहरा गायब है। वो एक चेहरा, इशारा उनका किस तरफ था आप समझ रहे हैं। ये इशारा जो है वो योगी आदित्यनाथ की तरफ था। और चूंकि उत्तर प्रदेश की बात है, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश पे फोकस किए हुए हैं और यहां डबल इंजन की सरकार में से एक इंजन कहां है, यानी एक चेहरा कहां है, वो बताते हुए बता रहे हैं कि इसीलिए उनके जो लोग, उनके समर्थक थे, वो अब इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहे हैं और उन्हें समर्थन कर रहे हैं। ये तमाम बातें यहां अखिलेश यादव कहते हुए, और इसके अलावा अखिलेश यादव ने एक और भी महत्वपूर्ण बात कही कि ये पूरा का पूरा जो आज का है शो, ये पहला शो फ्लॉप शो हो गया। जरा ये भी सुन लेते हैं अखिलेश यादव को। इनके घिसे पिटे डायलॉग भी जनता सुनना नहीं चाहती है। जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग कहानी बना रहे थे, वो कहानी भी अब कोई सुनना नहीं चाहता है। और इधर पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान बनी है वो झूठ और लूट की बनी है। शायद इतना झूठ किसी राजनीतिक दल ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने बोला है।
और महसूस ये हो रहा है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो बीजेपी पर सीधा हमला करते हुए अखिलेश यादव, और उधर उत्तर प्रदेश के बाद पड़ोसी राज्य बिहार की तरफ देखें तो बिहार में आज तेजस्वी यादव भी मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे और मीडिया ने बहुत बार उनसे चिराग पासवान के बारे में पूछने की कोशिश की। उन्होंने उस पर क्या कुछ कहा और जो कुछ भी कहा, लेकिन उससे पहले यहाँ तेजस्वी यादव को ट्रोल करने की कोशिश मीडिया के जरिए भी और मीडिया के दूसरे धड़े और खासकर जो बीजेपी समर्थित लोग हैं उनके जरिए भी तेजस्वी यादव को ट्रोल करने की कोशिश हुई। लेकिन तेजस्वी यादव ने बहुत सधे अंदाज में जो बातें कही हैं और कह रहे हैं कि चारों की चारों सीटें, जी हां, बिहार में 4 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं और इन चारों सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है। जरा सुन लेते हैं तेजस्वी यादव को। चारों सीट जो है जीत रहे हैं। जो फीडबैक आ रहा है, बढ़ चढ़ करके लोग जो हैं वोट दे रहे हैं और मौजूदा सरकार से लोग जो है गुस्से में हैं और कहीं कोई शक नहीं है कि हम ये चारों सीट हारेंगे। बड़ी मजबूती के साथ कॉन्फिडेंटली हम कह रहे हैं कि ये चारों सीट हम लोग जो है जीत रहे हैं। आपके सभा में चिराग पासवान की मां को गाली दिया गया, उसको लेकर चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, खून खौल रहा है हमारा। और कुछ सवाल? बीजेपी कह रहा है इस बात का आपके सामने उनकी मां को गाली दिया गया। और कोई सवाल? बीजेपी कह रही है महागठबंधन हो जाएंगे, भेजा गया, एजेंडा फिक्स करके आए हैं। अरे बीजेपी कह रही है 0 पे आप लोग आउट हो जाएंगे। बीजेपी कह रही है आप लोग 0 पर इस बार आउट हो जाएंगे। कौन कह रहा है? 24 में बीजेपी कह रही है। वो अपना रिजल्ट बता रहे हैं। बौखलाहट है। विधानसभा में क्या कह रहे थे, क्या हालत हुआ, तो उन पे छोड़िए। पूरी तरीके से कहीं इफ एंड बट नहीं है। हम लोग चारों सीट फर्स्ट फेज का जीत रहे हैं और हमने पहले भी कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। आप लोग धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए। ने कहा है कि हाईजेक हो रहे हैं। तो सुन रहे थे आप, बिहार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा और जो सवाल किए जा रहे थे उसमें उन्होंने साफ साफ कहा एजेंडा फिक्स करके आए हैं यहाँ तेजस्वी यादव। और क्योंकि एक साथ एक नहीं बल्कि कई पत्रकार एक ही सवाल पूछ रहे हैं और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि बीजेपी कह रही है कि इस बार आपको 0 सीटें आएंगी, तो ये तमाम बातें और किस ढंग से इंडिया गठबंधन के नेताओं को घेरने की कोशिश मीडिया की तरफ से होता रहा है और आज की तारीख में भी हो रहा है, ये सब कुछ इस छोटी सी बाइट से आप समझ सकते हैं। एक छोटा सा विजुअल, एक छोटा सा वीडियो, इससे आप समझ सकते हैं तेजस्वी यादव के ऊपर मीडिया का जो प्रहार हो रहा था। और ये ऐसे सवाल बीजेपी के नेताओं से क्यों नहीं पूछे जाते हैं, ये कई बार हम लोगों से कई साथी पूछते हैं। खैर, लेकिन इससे आगे बढ़ें तो कुल मिलाकर दोस्तों, एक तरफ आज फर्स्ट फेज का मतदान और इस फर्स्ट फेज के मतदान से क्या कुछ निकल के आ रहा है, आखिर किसकी बनने जा रही है अगली सरकार, क्या इन 102 सीटों से पता चल सकता है। कहते तो यही हैं कि एक, और आप जानते हैं कि हांडी में अगर चावल डालकर आप उसको उबालते हैं यानी भात बनाने की कोशिश करते हैं तो एक चावल के दाने से आपको समझ में आ जाता है कि चावल अब खाने लायक बन गया कि नहीं बन गया। तो यहां तो 102 सीटें हैं, क्या पता नहीं चलेगा। आइए, हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं, उनके जरिए हम जरूर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये चावल पका या नहीं पका। हमारे साथ देखिए अनिल सिन्हा साहब हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक पाचपोर जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ला जी और जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और सीधा जरा आना चाहता हूं, सुनील शुक्ला जी का वीडियो थोड़ा फेडेड दिखाई दे रहा है, ब्लर आ रहा है, शायद मुझे लग रहा है कि कैमरे के ऊपर मॉइस्चर आ गया होगा, इसलिए अगर उसको पोंछ पाएँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन उनसे पहले आना चाहता हूं सीधा पहले प्रशांत टंडन जी आपके पास। हाँ जी सुनील जी, बहुत बहुत क्लियर हो गया, बहुत बहुत बिल्कुल साफ क्लियर दिखने लगे आप, क्लियर दिख रहे हैं बिल्कुल। तो प्रशांत टंडन जी, क्या चावल पक गया है? जी राजीव जी, आज पहले चरण में 10 करोड़ से भी ऊपर लोगों ने कड़ी धूप में लाइनों में लग के वोट डाले।
और ये इस बात की गवाही है कि देश का लोकतंत्र अभी भी जिंदा है, और लोकतंत्र पे कोई आंच आएगी तो लोग इसको बचाने का काम करेंगे। तो एक तो सबसे पहला जो संदेश जाता है आज के चुनाव से वो ये जाता है। दूसरा, ये किन मुद्दों पर चुनाव हुआ है, मशीन के अंदर क्या गया ये हम आप नहीं जानते, लेकिन किन मुद्दों पर चुनाव हुआ ये हम जानते हैं। चुनाव हुआ है संविधान बचाने को लेकर, सब चुनाव हुआ है आरक्षण के सवाल पर और नौकरियों के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, आर्थिक स्थिति पर। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने मुद्दा रखा मुस्लिम लीग और इस तरीके का हिंदू मुसलमान का नैरेटिव, और आज भी वो धर्म के आधार पर ही वोट मांग रहे हैं। आज भी वो तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अरुण गोविल भगवान राम का फोटो लेके घूम रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई उनसे सवाल नहीं पूछा। तो ये चुनाव इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करता है। और सुप्रीम कोर्ट में कल हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन अपने ही पुराने कहे हुए बातों से कैसे सफाई दे रहा था और कैसे नई बातें सामने आई ईवीएम को लेकर। आज जो 102 सीट पे मतदान हुआ है राजीव जी, इसमें 46 सीटें तो पहले से इंडिया गठबंधन के पास हैं, बल्कि यूपीए के पास है। इंडिया गठबंधन को जोड़ दें तो शायद ज़्यादा भी होंगी, क्योंकि तब 2019 में शिवसेना नहीं थी, 2019 में इनके साथ अखिलेश यादव नहीं थे। बिल्कुल। तो आज जो चुनाव हुआ है उसमें तो पहले से इंडिया गठबंधन की बढ़त है। अब वो कितना बरकरार रख पाते हैं, कितनी नई सीटों पे वो बढ़त बनाते हैं, ये देखना होगा 4 तारीख को। एक जो बहुत मार्के की बात आई कि कौन लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे थे। दिन भर राजीव जी हमने देखा कि किस तरीके से मीडिया खुलेआम बीजेपी का प्रचार करता रहा, मोदी जी के भाषण चलाता रहा, अलग अलग रैलियां दिखाता रहा, अमित शाह का इंटरव्यू चलाता रहा, और ये सब प्रायोजित होता है, उसी दिन के लिए रखा जाता है कि जब लोग वोट दे रहे होंगे तब ये होता रहेगा। दूसरा एक रोल दिखाई दिया पुलिस का कि बहुत सारे लोग जो अल्पसंख्यक वर्ग के हैं उनको वोट देने में किस तरीके से हतोत्साहित करने का काम पुलिस करती हुई दिखाई दी। जहाँ भी आप देख रहे हैं, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, उसमें भी ये दिखाई दे रहा है कि आई कार्ड चेक करने का काम, ये सारे काम चुनाव अधिकारी के होते हैं, पुलिस के नहीं होते हैं। पुलिस ने किस तरीके से बुर्का पहने हुए महिलाओं को रोका, उनकी तलाशियां ली, ये सब इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि एक तरफा व्यवहार ना हो मतदाताओं के साथ। मताधिकार संवैधानिक अधिकार है भारत के हर नागरिक का, जिसका जो वयस्क है, जिसके पास मताधिकार का प्रमाण है, वो मताधिकार करने के लिए सक्षम है, उसको रोका नहीं जा सकता। तो ये, लेकिन एक और खुशी की बात राजीव जी ये है कि कोई बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा नहीं हुई, कोई बड़ी घटना नहीं हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस इलेक्शन की सबसे बड़ी बात यह है कि कोई पुलवामा जैसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई कि जिसने इलेक्शन के पूरे रुख को बदल दे। तो ये इलेक्शन में हिंदी बेल्ट में खासकर उदासीनता भी दिखी गई है, लोग कम वोट डालने आए हैं। रामपुर में तो काफी कम वोट पड़ा है, तो ये उदासीनता भी दिखाई दी। उदासीनता किन वर्गों में दिखाई दी, ये हमको 4 तारीख को पता चलेगा कि कौन लोग हैं जो कि घरों से बाहर नहीं निकले। राजीव जी।
जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि कुछ उदासीनता, लेकिन कुछ हद तक लोग पिछली दफा से ज्यादा बाहर आए हैं और ये आंकड़े जैसे जैसे अपडेट होंगे इसमें साफ समझ में आएगा कि 2019 में जितने लोग आए थे, और खासकर चाहे उत्तर प्रदेश का पार्ट हो या 12 सीटें जो राजस्थान की हैं, राजस्थान में तो बम्पर वोटिंग, क्योंकि पिछली दफा जो सीटें जो वोटिंग थी, जो पोलिंग का परसेंटेज था, उससे इस बार लगभग 5-7% ऑलरेडी ज्यादा है। तो राजस्थान की बात हो, चाहे उधर मध्य प्रदेश की बात हो, या बातें अन्य राज्यों की हो, 21 राज्यों में मतदान 102 सीटों पे, और इन 102 सीटों में से कुछ उत्तर प्रदेश की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे बिल्कुल दाहिने साइड में, इन तस्वीरों में अब ये जो शख्स हैं, ये साहब फर्जी पोलिंग कर रहे थे, फर्जी वोटिंग करवा रहे थे, जो पकड़े गए, और समाजवादी पार्टी के नेता और प्रत्याशी वो पुलिस के हवाले इनको कर रहे थे। इसके अलावा एक तस्वीर आप वो भी उत्तर प्रदेश की देख रहे थे, जहां जबरदस्त भीड़ है और भरी दोपहरी में लोग आकर मतदान करने के लिए आए हुए थे। मुजफ्फरनगर की ही तस्वीर वो भी थी, और कैराना में, बाकी जगहों पे, दक्षिण ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें ये जो तस्वीर है, देखिए भरी दोपहरी में इतनी भीड़ लगी हुई है और कोई शेड नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन ये इंतजाम जैसा भी हो आकर के मत देने के लिए, वोट देने के लिए ये आए हुए थे। अब सवाल यहां से उठता है, अनिल सिन्हा जी आपके पास आना चाहता हूं, सवाल उठता है कि क्या यहां से हम आगे की तस्वीर की कल्पना कर सकते हैं? क्या यहां से हम ये देख सकते हैं कि आज का चुनाव किस दिशा में जा रहा है? क्योंकि मुद्दों की बात करें अगर, तो यह आप तमाम साथी जान रहे हैं कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो संविधान बचाओ मुद्दा है। बेरोजगारी, गरीबी, इन तमाम मसलों पे तो चर्चा खूब हो रही है, लेकिन कैंडिडेट्स, खासकर उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स को देख रहा हूं जो इंडिया गठबंधन के हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी बड़ी तस्वीरें लेकर अपने उसमें गाड़ी में मंच पे लगाकर और संविधान की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार यह बात कह रहे हैं कि संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर भी नहीं बदल सकते हैं। और एक बात आज वो और कहते हुए नजर आए कि आप सबको पता होगा कि संविधान सभा जो थी उसके जो और भी सदस्य थे, उसमें 7-8 ऐसे सदस्य थे जो सनातनी थे। तो ये तमाम बातें आई हैं, सनातनी सदस्यों ने संविधान की का गठन किया है, यह भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे। तो ये सब कुछ, यानी क्या ये मामला पूरा का पूरा संविधान पे चला गया है? और संविधान पे गया है तो बम्पर वोटिंग किस दिशा में है? ये सब कुछ जरा आप तमाम महानुभावों से, आप लोगों से गुजारिश है कि इसको जरा खोलने की, ओपन करने की कोशिश कीजिए। स्वागत करता हूं जयशंकर जी का, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। और अनिल सिन्हा जी। हाँ देखिए, ये मैं जो देख रहा हूँ कि दिशा में जो है वो 7 चरण के अभी चुनाव बाकी है, और जो इलेक्शन कमीशन का जो रोल है उसको जरा खोल कर देखना चाहिए। ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि जो सबसे ज़्यादा बड़ा स्टेक होल्डर अभी के चुनाव में है, मैं मानता हूँ अल्पसंख्यक है। और देश में चुनाव आयोग ने वादा किया था कि वो जो है चुनाव को निष्पक्ष ढंग से कराएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग करवाएगा। आपको क्या लगता है कि मुसलमान असल अल्पसंख्यक या दलित कम वोट करना चाहते थे? लेकिन जिस तरह से उनको रामपुर केस है, एग्जाम्पल है जो फेलियर ऑफ जो जिसको आप कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का फेलियर को बताता है, तो उनको वहाँ उसके बारे में पहले भी शिकायतें आई थी। अब पिछले चुनाव जो उनके विधानसभा चुनाव के बाद के भी जो चुनाव हुए उसमें उपचुनाव वगैरह, उसमें भी आई थी शिकायतें। लेकिन उसने इंश्योर नहीं किया कि उनको एक भय मुक्त माहौल में और इंश्योर करे कि सबको ढंग से किया जाए। ये सही प्रशांत जी ने सवाल उठाया कि जो पोलिंग में आइडेंटिटी देखने का काम ये पुलिस का नहीं है। वो अंदर में पोलिंग एजेंट होते हैं और वो अधिकारी वहाँ वो अंदर में उसका तय होता है। बाहर में लाइन लगने पर आप पुलिस का काम नहीं होता। पुलिस को भी उन्होंने ये इसका चुनाव का काम सौंप दिया, जबकि उनको चुनाव मतदान केंद्र की सुरक्षा का काम है उनके पास, उनको मतदान कराने का काम नहीं सौंपा गया है। और ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको कि हमको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ पोलिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा चार्ज एटमॉस्फेयर है, जो
नॉर्थ में जो पोलिंग है, जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, या राजस्थान में तो कुछ अच्छी स्थिति है, वहां पर आप देखेंगे। और ये सब स्टेट्स जो हैं बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है, यहाँ पर परसेंटेज कम है। ये भी एक वरिंग पॉइंट है जिसको कि इंडिया गठबंधन को समझना चाहिए। लेकिन अब दूसरा सवाल है कि नैरेटिव का जो सवाल है कि चुनाव के मुद्दे क्या थे। निश्चित तौर पर मेरी बातचीत हो रही थी, किसी शख्स ने बताया कि जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्होंने इस बार इसी के लिए मतदान किया है कि संविधान बचाना है। उनका मुद्दा एकदम क्लियर था और उसको बहुत कोशिश कर रही थी बीजेपी, और मोदी जी कोशिश करते रहे कि इसको अंत में ले जाया जाए राम मंदिर और इसके मुद्दे पर, लेकिन वो जा नहीं पाया। ये मानना पड़ेगा आपको कि लोगों ने अंततः उनको कम से कम लग तो यही रहा है कि इसको अस्वीकार किया है। दूसरी चीज, आज भी आप देखिए चुनाव पर और थोड़ा सा एक दो लाइन बोलना चाहूंगा। उसको ये कई साल से मालूम है कि जब हम ज्यादा चरण में चुनाव कराते हैं तो उसमें आप जो 48 घंटे का जो आप बंद कर देते हैं चुनाव प्रचार, तो बगल के कंस्टिट्यूएंसी में लाइव चल रहा है और उसमें मीडिया ने पूरा सहयोग किया कि उनका इंटरव्यू चल रहा है, किसी का उनका लाइव प्रसारण चल रहा है, और इंडिया गठबंधन के नेता, और उनसे बाइट भी ली जा रही है उनके नेताओं से चुनाव पर। मतलब कि आप प्रचार जारी है और उसको मीडिया के जरिए किया जा रहा है। और चुनाव आयोग को पता नहीं इतने लंबे समय से ये छोटी सी बात है जो उसके समझ में नहीं आती कि जब आप प्रचार बंद करते हैं और लाइव प्रसारण चल रहा है, बाइट्स चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो बंद कौन सा हो गया? तब तो वही हुआ। अगर वो उस कंस्टिट्यूएंसी में प्रचार करे तो वहां या बाहर करे, इससे फर्क क्या पड़ता है? क्योंकि वो तो लाइव हो ही रहा है और वो पूरा उसमें। दूसरा है क्या कि आज भी पता चल गया कि अब उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है। मोदी जी के पास किसी भी हालत में कोई नया नैरेटिव बनाने की स्थिति में नहीं है। वही रिपीट कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये राम मंदिर के ये में प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आया तो ये लोग सनातनी और गैर सनातनी, ये। और दूसरा जो इतिहास की बात है, ये उसमें वहां पर ये मुद्दा था ही नहीं कि सनातनी बना रहा है क्या। जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो भी स्टेक होल्डर्स थे, और ये कांग्रेस को इसकी देनी पड़ेगी आपको, मतलब इसका श्रेय देना होगा कि संविधान सभा में उन्होंने मुस्लिम लीग हो चाहे हिंदू महासभा, सबके प्रतिनिधियों को शामिल किया और एक यूनाइटेड इंडिया का पिक्चर किया था, जिसको तोड़ने के लिए लगातार आरएसएस और हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग सब लगे हुए थे, लेकिन नहीं कर पाए। इसीलिए वो नई नैरेटिव जो बनाना चाहते हैं उसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। जी, कोई तथ्यात्मक आधार दिखाई नहीं दे रहा है। जरा डॉक्टर दीपक पाचपुर जी, आप कैसे देखते हैं, क्या यहां से कोई तस्वीर नजर आ रही है? आज जो चुनाव हुए हैं 102 सीटों पे 21 राज्य, इसमें से कई मैक्सिमम राज्यों की सीटें जो हैं वो पैक हो गई, यानी वहां अब चुनाव समाप्त हो गए हैं। लगभग 10 राज्य ऐसे हैं और इसके अलावा जिसमें केंद्र शासित भी हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बता रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी कि देखिए 102 सीटों में पिछली दफा 2019 में 40 सीटें बीजेपी के पास थी, 15 सीटें मात्र कांग्रेस के पास, 24 सीट डीएमके के पास और 23 सीटें अदर्स के खाते में। अब इस बार इंडिया गठबंधन और एनडीए की अगर तुलना की जाए तो ये सबसे पहले आप कांग्रेस और डीएमके को जोड़ लीजिए। ये दोनों पहले के साथी भी हैं, अभी भी हैं। 39 सीट्स हो जाती हैं कांग्रेस की, 15 सीटें और 24 सीटें डीएमके की। 39 सीट्स यहां हो जाती हैं। उधर बीजेपी की 40 सीट है। अब इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 8 सीटें हैं, 8 का जो गणित था, 3 बीजेपी के पास, 3 बीएसपी के पास और 2 समाजवादी पार्टी के पास। तो ये 2 समाजवादी पार्टी भी आ गए इसमें। 39 + 2 21। उधर आप राजस्थान जाइए तो एक सीट जो पहले बीजेपी में थी हनुमान बेनीवाल जी की, वो अब इधर है। इसको जोड़ लीजिए तो ये 42 हो जाता है। ऐसे कुछ और मिल जाएंगे। यानी ये इसमें 2019 में भी पलड़ा इस फर्स्ट फेज के हिसाब से इंडिया गठबंधन का भारी था। इंडिया गठबंधन लीड कर रहा था 2019 के आधार पे आज की तारीख में देखा जाए, जबकि 2019 में आंधी थी, राष्ट्रवाद की आंधी थी। लेकिन इस बार राष्ट्रवाद की आंधी
ऐसी राष्ट्रवाद की आंधी है जहां इस राष्ट्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लोग बाहर निकल के वोट दे रहे हैं। उल्टी पड़ी आंधी, कैसे देखा जाए दीपक जी? राजीव जी, ये जो आप कैलकुलेशंस बता रहे हैं, ये बात बता रही है कि हमारे विपक्ष ने इस मत विभाजन को रोकने के लिए जो विलंब किया है, उसका खामियाजा उन्हें 2019 में भुगतना पड़ गया है। लेकिन ये अच्छी बात है कि अब वो एक यूनाइटेड फेस के साथ जा रहे हैं। अगर हम अगली सरकार की तस्वीर क्या होगी, इसको अगर हम जज करना चाहें, तो हमको आज के जो मतदाताओं की लाइन लगी है, या कितने राज्यों में मतदान हो रहा है, कितने इस पे हो रहा है, इससे कहीं बाहर निकलकर हमको दूसरे और बहुत सारे आयाम है, बहुत सारे पहलू हैं, उनकी ओर हमको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप देखिए, आज इन्होंने, अखिलेश यादव ने जब ये बात बताई कि आपको एक ही चेहरा दिख रहा है, दूसरा चेहरा गायब है, उसी समय अखिलेश के पीछे जो पोस्टर लगा है, अगर आप उसको बहुत थोड़ा हिस्सा आ रहा है, वहां पर तेजस्वी यादव और एक किसी का फोटो दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने स्टेज पर, अखिलेश के जो स्टेज पर जो पीछे जो फोटो लगी है तस्वीर, उसमें इंडिया गठबंधन के बहुत सारे लोगों के फोटो होने चाहिए, ऐसा मेरा अंदाज है। क्योंकि वो अगर उत्तर प्रदेश में इस समय कर रहे हैं, तो वहां तेजस्वी यादव का क्या काम है, लेकिन उन्होंने सबको साथ रखा है। तो इस प्रकार जब उन्होंने लोगों के सामने इस बात की आलोचना की, या लोगों का ध्यान में लाया कि एनडीए के इसमें केवल एक ही आदमी का फोटो दिख रहा है, जबकि दूसरा फोटो कहाँ गया, वो योगी आदित्यनाथ की ओर जो इशारा कर रहे हैं कि वो कहाँ गायब। तो हाँ, लेकिन आप देखिए कुछ फोटो दिख रहे हैं पीछे, आप देखिए तेजस्वी यादव का तो कम से कम दिख ही रहा है। तो इसका मतलब है इंडिया गठबंधन इन सब चीजों को बहुत ही ध्यान से काम कर रहा है, और वो जानता है कि किन चीजों का इम्पैक्ट क्या होगा। इन्हीं चीजों की तस्वीरें जाती है, और जब लोगों के पास एक ये मैसेज जाएगा कि इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत है, एक साथ मिलकर काम कर रहा है, तो इस प्रकार इसका असर होगा। मुझे तो जी, ये देखिए, इसमें शायद अगर जूम होने के बाद शायद और कुछ लोगों की ये तस्वीर है, सब हैं, ममता बनर्जी भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, तेजस्वी यादव हैं, ये तमाम नेता यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको। जी जी, तो अब आप इसमें देखिए कि जी हाँ, अब इसमें आप देखिए कि ममता बनर्जी जो है, कायदे से तो मिलकर सीटों का बंटवारा उनके साथ वैसा नहीं हुआ है जैसे यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश और कांग्रेस के बीच हुआ है, लेकिन फिर भी उसको एक सीट अखिलेश यादव ने एक सीट दी है। हाँ, एक सीट है ममता बनर्जी के पास। जी जी जी, नहीं, मैं वहां वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ। जी जी जी, लेकिन बहुत ही जेनरसली, बहुत उदारता पूर्वक और एक बहुत अच्छे रणनीतिक सूझबूझ के साथ इस पोस्टर को तैयार किया गया है। अल्टीमेटली देखिए, राजनीति जो है वो क्या है, वो एग्जीबिशन ही है, वो डिस्प्ले ही है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं। मोदी आखिर 10 साल से जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और किस आधार पे बने हैं, वो इसी आधार पे बने हुए हैं कि उन्हें अपने आप को मार्केट करना बहुत अच्छा आता है, वो डिस्प्लेइंग बहुत अच्छा करते हैं। तो ये मेरा ये कहना है कि इन चीजों का असर कहीं ज्यादा होगा। हम अभी देखिए, केवल आप मतदान का परसेंटेज देख के, रुझान देख के कि कितनी गर्मी में वो खड़े हैं या कितने छांव में खड़े हैं, इससे आप बहुत ज्यादा इन चीजों का कोई हम कहते पूर्वानुमान नहीं लगा सकते निर्णय का। एक संकेत जरूर है, लेकिन हमको 3-4 चीजें और होती हैं। जैसे आप देखिए कि सरकार जो है, और मोदी जी की सरकार जो है, किस प्रकार से एक उनका पर्दाफाश हो चुका है, उनका मुखौटा जो है ईमानदारी का, वो पिछले 10, 12, 15 दिनों के अंदर ही वो नोच फेंका सुप्रीम कोर्ट ने, और बता दिया कि भाई आपके जो चुनाव में जो आपको वोट मांगने जा रहे हैं आपके प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी, उनकी तस्वीर जो है, उनका जो खाता वही जो है वो हमारे पास है। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए जो है इन्होंने क्या किया, और इसको अच्छे से भुना रहे हैं। राहुल गांधी जो है इसमें बता रहे हैं कि ये मास्टरमाइंड है इन तमाम चीजों के। दूसरा जो इन्होंने एक्सपोज हुए हैं, निर्वाचन आयोग जो है, पहले जब बहुत बार बात की जाती थी कि ईवीएम के बारे में लेके, तो ये कह दिया जाता था, खारिज कर दिया जाता था कि अपोजिशन हार रहा है, मोदी का मुकाबला नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो ईवीएम की बात करता है। लेकिन क्या अब कह पाएगा? अब मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी फिर जीतती है, अब हर कोई यकीन करेगा कि इतना सारा कुछ हो जाने के बाद फिर भी आप अगर जीत रहे हैं, तो ईवीएम के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपकी पूरी जो वहां पर जो एक जो खाल खींची गई है उस मशीन की, और उस मशीन का जिस प्रकार से पूरा का पूरा टेक्निकल नो हाउ से लेकर सब कुछ बता दिया गया कि कहां कहां गड़बड़ियां हैं, किस प्रकार से वो दोष मुक्त नहीं है। तो अब जो है आप ईवीएम के लेके प्रहार जब भारतीय जनता पार्टी पर करेंगे, मान लो ऐसी स्थिति होती है, तो उसका बचाव करने के लिए कोई नहीं रहेगा। अभी तक तो सारे लोग बचाव करते थे। तीसरी बात,
मीडिया को जिस प्रकार से सम्मान अब तक थोड़ा लिहाज करते थे ये लोग सारे के सारे जो अपोजिशन वाले भी, अब उन्होंने वो लिहाज करना बंद कर दिया है। आप देखिए कुछ दिनों पहले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक सवाल पूछा गया, ओपनिंग सवाल था और उन्होंने बिल्कुल धड़ल्ले से कहा, पहला ही सवाल और वो भी बीजेपी का, सब बीजेपी की ओर से, ये उन्होंने कह दिया। अब अपोजिशन ने किसी भी प्रकार से सम्मान देना उस मीडिया को देना बंद कर दिया है जो सम्मान के काबिल वाकई नहीं था। वो तो अभी तक लिहाज के कारण, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप हैं तो आप मीडिया से बात करते हैं, लोगों से कर लेते हैं, इस प्रकार से मीडिया भी एक्सपोज हुआ। इस सब चेहरे के साथ और अंतिम कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो सारी की सारी जो है किस प्रकार से उनका दुरुपयोग हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। मैंने कल भी आपके कार्यक्रम में राजीव जी यही कहा था कि बीजेपी जो है वो एक अपराध भाव के साथ जा रही है इस चुनाव को लड़ने के लिए, और जो वो है पहले चैलेंजर हुआ करती थी, अब वो डिफेंडर है। सबसे बड़ा जो अब फर्क ये पड़ गया है पहले के चुनाव में, 2019 के चुनाव में और आज के चुनाव में, और उसके बाद जो है लगातार हमले अपोजिशन बड़े धड़ल्ले से कर रहा है, अब उसका काम केवल डिफेंड करना है। इसलिए जब भी राहुल गांधी कुछ कहते हैं तो एक प्रकार से उसकी प्रतिक्रिया के रूप में मोदी कह देते हैं। राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं इंडिया गठबंधन की मजबूती को यहाँ बयां करते हुए, दिखाते हुए, दर्शाते हुए अलग अलग मंचों पे। और आज चुनाव की पहली जो शुरुआत कहें, मतदान की शुरुआत आज हो गई है और यहाँ से क्या हम देख सकते हैं, क्या अगली सरकार 18वीं लोकसभा कैसी होगी और उसमें सरकार किसकी बनने जा रही है, क्या आज इसका पता लग सकता है। आज 21 राज्यों में चुनाव हुए। इन 21 राज्यों में सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा अभी तक वोटर्स जहां निकल के आए हैं वो है त्रिपुरा, और इसके बाद दूसरे नंबर पर है वेस्ट बंगाल। लेकिन धीरे धीरे घटते हुए क्रम में आए तो कई ऐसे जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर पोलिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है। क्या कहा जाए, क्या माना जाए, ये भी एक विश्लेषण का मुद्दा यहाँ रखा जा सकता है। लेकिन जब मुद्दे की बात आ रही है तो क्या आज की तारीख में जो हम लोग पहले कह रहे थे, सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं, हम लोग बार बार इसी मंच से एक बात पूछते थे, मैं आप सबसे जरूर पूछता था कि इस चुनाव का मुद्दा क्या है। क्या आज की तारीख में मुद्दा दोनों पक्षों को, पक्ष विपक्ष दोनों के पास है और मुद्दा संविधान को बचाने का सबसे बड़ा मुद्दा ये माना जाए, और आज का चुनाव क्या उसी मुद्दे के ऊपर लड़ा गया है ये माना जाए? क्या कुछ आप देखते हैं सुनील जी? धन्यवाद राजीव जी। इस चुनाव में ध्रुवीकरण मुद्दा नहीं था, ध्रुवीकरण का कोई असर नहीं था। सरकार की विफलताएं एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, संविधान खतरे में है यह एक मुद्दा है, लोकतंत्र खतरे में है एक मुद्दा है ये, और विपक्ष इन सभी मुद्दों को बनाने में कामयाब रहा है। जिस भ्रष्टाचार की बात सत्तारूढ़ दल करता रहा है, प्रधानमंत्री जी करते रहे हैं, वो अभी एक मुद्दा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद से यह मुद्दा और गंभीर हो गया। भारतीय जनता पार्टी को अपने पक्ष में आकर्षित करने के जो भी तौर तरीके रहे वो कोई भी हथियार काम नहीं आया। अगर ये जो मतदान का प्रतिशत है, आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए आप, शुरू में सुबह 9 बजे तक केवल 9% मतदान हुआ, 11 बजते बजते यह पहुंच गया है 12%, उसके बाद 1 बजते बजते यह 24% हो गया, 3 बजते बढ़ते 48% से ऊपर चला गया। सवाल यह है कि हम इस गर्मी में मतदान, और भी तब जब मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर, इन जिलों, इन संसदीय क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि लोगों को मतदान केंद्रों पर पहुंचने से तमाम तरह के प्रशासनिक अवरोध हो रहे हैं। रास्ते में ही लोगों से उनके पहचान पत्र मांगे जा रहे हैं, महिलाओं से महिला पुलिस कर्मियों को लगा करके उनके बुर्के हटा करके उनकी जांच की जा रही थी, जो कि नियमानुसार ये सुरक्षा कर्मियों का अधिकार नहीं है। सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी केवल ये बनती है कि वो मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए एक शांतिपूर्ण और सुरक्षा के भाव से युक्त माहौल उपलब्ध कराने की, भय पैदा करने की नहीं है। लेकिन उस रामपुर में भी, जहां पिछले, अगर आप याद कीजिए, उपचुनाव के दौरान जहां तक मुझे आ रहा है कि 35-36% मतदान हुआ था, वहां लगभग 50% के आसपास मतदान की खबर।
तमाम अवरोधों के बावजूद लोग वहां निकले हैं और मतदान किए। सर्वाधिक सबसे ज्यादा मतदान हुआ है सहारनपुर, बढ़ चढ़ के लोगों ने मतदान किया। सवाल है कि मतदान करने वाले लोग कौन हैं? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबद्ध मतदाता हैं जो राष्ट्र गौरव के नाम पर, गौरव बोध के नाम पर मतदान करने निकले, या वो लोग भी हैं जिनके सामने तमाम तरह के मुद्दे हैं? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष ने जिन मुद्दों को जनता के बीच में ले जाने की कोशिश की है, मोदी जी की गारंटियों से आकर्षित होकर के लोग गए हैं, या कांग्रेस का न्याय पत्र, या समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, आरजेडी, इनके जो घोषणा पत्र हैं जो लगभग बराबर के हैं, समान एक स्वर में बोलते हुए इनके घोषणा पत्र हैं, या बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, बेहतर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, गरीबी और आर्थिक खाई खत्म करने की बात करते हैं। तमाम तरह की बातें इन्होंने की है जो उनका आकर्षण है। सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा अपना ये मानना है कि जब सत्तारूढ़ दल का जो वोटर है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का वोटर, ये बहुत मुखर वोटर है, यह चुप नहीं रहता, यह बहुत वोकल है और पूरे हल्ला गुल्ला के साथ मतदान केंद्रों तक जाता है। लेकिन चुनाव प्रचार अभियान के दौरान यह मतदाता शांत रहा, कहीं भी चुनाव में कोई लहर नहीं दिखाई पड़ी और मतदाता बोलता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। यह शुरुआती दौर में लग रहा था कि मतदान का प्रतिशत कितना रहेगा, कितना गिर जाएगा, या इसमें कोई वृद्धि होगी कि नहीं होगी। महाराष्ट्र में बढ़ा हुआ मतदान, सामान्य मतदान नहीं बढ़ा, वो 11 बजे तक, जहां पे पिछले चुनाव के दौरान केवल 19% मतदान हुआ था, इस बार वो 37% मतदान हुआ। तो ये मतदान करने वाले कुल निकले कौन? इस गर्मी में, इस चिलचिलाती धूप में कौन मतदाता निकलता है? दो तरह के मतदाता निकलते हैं, या तो जिनको सरकार को बचाना रहता है, या जिनको सरकार को हटाना होता है। सरकार को बचाने वाला मतदाता बोलता है, उसको वह सतह पर दिखाई पड़ता है कि सरकार के समर्थन में, इनकम्बेंसी के पक्ष में यह माहौल है। लेकिन इस बार स्थिति दिखाई नहीं पड़ी। पूरा का पूरा मतदान, पूरा का पूरा चुनाव प्रचार अभियान शांत दिखाई पड़ा, कोई लहर नहीं दिखाई पड़ी। यहां तक कि सत्तारूढ़ दल के लोगों ने भी इसको स्वीकार किया। तो जब लहर नहीं थी, बावजूद इसके इतने बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में 80% मतदान हुआ। इन तीनों विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्रों में, चाहे अलीराजपुर द्वार हो, कूच बिहार हो, या जलपाईगुड़ी हो, तृणमूल कांग्रेस को यहां कोई ऐसा नहीं था कि अपनी नई पहचान कायम करनी थी। 2014 के चुनाव में ये तीनों सीटें टीएमसी के पास थी, 2019 के चुनाव में ये तीनों सीटें बीजेपी के पास चली गई। लेकिन पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान इसमें से जलपाईगुड़ी में 7 में से 5 सीटें टीएमसी ने जीत लिया था, और एक अलग तरह की एंटी इनकम्बेंसी है। यह तीनों नॉर्थ बंगाल के इलाके में मजदूर आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है, चाय बागान में काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, और चाय बागान के मजदूरों को भारतीय जनता पार्टी ने बड़े लोक लुभावन सपने दिखाए थे। सवाल यह है कि क्या वो जो सपने दिखाए गए थे वो पूरे हो गए? क्या सवाल यह है कि प्रमाणिक साहब के खिलाफ जो उनके गायब होने के पोस्टर लगे थे उसका कोई मतलब नहीं है? जो आक्रामक तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने प्रचार अभियान चलाया और जिसमें जन भागीदारी जबरदस्त तरीके से रही, उसका कोई माने नहीं है। ये सभी सवाल हैं। और बिहार में आप देख लीजिए, बिहार के चारों संसदीय क्षेत्रों में जो बिहार की परंपरा रही है उससे कम मतदान हुआ, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे गया हो, चाहे नवादा हो, चाहे जमुई हो, इन चारों क्षेत्रों में। लेकिन मेरा अपना मानना है, तेजस्वी को हम लोग सुन रहे थे, मेरा अपना मानना है कि कम से कम गया की सीट एनडीए दल समूह के पास नहीं जा पाएगी। गया में इसलिए कि मांझी साहब लगातार 4 बार वहां से चुनाव हारे हैं, हर गठबंधन, हर राजनीतिक समीकरण के साथ चुनाव लड़ चुके हैं, और इस बार भी जो उनका जो प्रचार अभियान चला है या जो मतदान का भी दौर रहा है, यह बहुत भारतीय जनता पार्टी को बहुत उत्साहित करता हुआ नजर नहीं आता। जमुई का भी चुनाव बहुत उत्साहित करता हुआ नजर नहीं आता। वहां भी जिस तरह का विरोध एलजेपी में था वह सामने था, ये मतदान के दौरान भी दिखाई पड़ा, मतलब उत्साह कतई नहीं दिखाई पड़ा। तो उत्तर प्रदेश, जबकि उत्तर प्रदेश की स्थिति है कि तमाम अवरोधों के बावजूद लोगों ने मतदान किया है। और अगर आप आंकड़ों की बात कीजिए इस पहले चरण के आंकड़े में, तो अगर आप मध्य प्रदेश के 6, राजस्थान के 12,
उत्तराखंड के 5, असम के 5 और जम्मू कश्मीर का 1, यानी कि यह सीटें होती हैं 29। इन सीटों को आप अलग कर दीजिए, इन सीटों में से 27 सीटें बीजेपी के पास है। एकदम सही है। तो क्या इन 27 में 27 की जो उपलब्धि बीजेपी की रही है उसको वह बचाने में कामयाब रहेगी? और दूसरा, जो बचे हुए 73 सीटें हैं उनमें 46 सीटें इंडिया दल समूह के पास है। उस इंडिया दल समूह के पास जिसमें समाजवादी पार्टी शामिल नहीं थी, उसके पास 46 सीटें, जिसमें टीएमसी शामिल नहीं थी उसके पास 46 सीटें हैं, और मात्र 23 सीटें एनडीए के पास थी, जो 73 सीटें बाकी बची हुई हैं। तो क्या एनडीए 73 के इस आंकड़े में 73 सीटों में से जो 23 का आंकड़ा है उसको बेहतर कर पाएगा? जबकि वो पिछला चुनाव बालाकोट और पुलवामा के बैकग्राउंड में हुआ, राजनीतिक मुद्दे नहीं थे, विपक्षी दलों के वोटों में बंटवारा था, जो गैर भाषा मतदाता थे उनमें बंटवारा था, वापस में उनका विभाजन था। जबकि इस बार गैर भाषा मतदाताओं में बंटवारा नहीं है। यह बात लगातार कही जा रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी की भी भूमिका है, लेकिन ये कहीं नहीं दिखाई पड़ा। इस 8 संसदीय क्षेत्रों में, अब अन्य राज्यों में तो कहीं दिखाई ही नहीं है, इन संसदीय क्षेत्रों में भी कहीं भी यह बात नहीं कही जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ रही है, या जो उनका कोर मतदाता था वो उनके साथ लौट करके चला आया, या जो विधानसभा चुनाव के दौरान जो मतदाता उनको छोड़ के चला गया था वो वापस आ गया। गोया कि 2 ध्रुवी चुनाव ही दिखाई पड़ रहा उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में। अब जब अगर इस तरह का है कि मतदाताओं के बीच में बंटवारा नहीं है, किसी दल के प्रति, सत्तारूढ़ दल के प्रति विशेष रूप से अगर वो किसी तरह की लहर नहीं है, मुद्दे मुखर होकर के बोल रहे हैं, पोलराइजेशन की जो कोशिशें हैं वो सत्तारूढ़ दल के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे वो विफल हैं, तो आखिर ये ज्यादा हुआ मतदान कहां जाएगा, किसके पक्ष में जाएगा, किसके लिए राजनीतिक संदेश है? पिक्चर क्लियर, सत्ता साफ साफ है, इस बाकायदे दीवारों पर लिखा हुआ है। महाराष्ट्र में जो मतदान का इतना ज्यादा प्रतिशत है, विदर्भ में, ये सामान्य बात है। इतने बड़ी संख्या में लोग निकल करके मतदान क्यों करने के लिए निकल के आए? क्या जो महाराष्ट्र की एनडीए की सरकार है उस सरकार से वो संतुष्ट है? वो क्या जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है उससे वो संतुष्ट है? उनको लग रहा है कि सरकार ये जनता के हित में या जनता से जुड़े हुए सवालों को यह एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार उसको सफल करने में या उसको कामयाब बनाने में सफल है? वह किसानों की मांग के प्रति संवेदनशील है? जम्मू कश्मीर में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के प्रति सरकार गंभीर है? आखिर कौन अगर सरकार इन सही मुद्दों के प्रति गंभीर है, निश्चित रूप से मेरा अगर ये होगा कि ज्यादा जो मतदान हुआ है वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा। और अगर सरकार जनता से जुड़े हुए सवालों पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, अगर वह बेरोजगारी को, अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि कौन सा जादू है कि गरीबी किसी जादू से खत्म हो जाएगी, तो कौन सा जादू है जिससे आप विकसित भारत बना देंगे? विकसित भारत बनाने की अगर प्रक्रिया नहीं शुरू होगी तो विकसित भारत नहीं बनेगा। गरीबी दूर करने की प्रक्रिया नहीं शुरू होगी तो गरीबी दूर नहीं होगी। रोजगार देने की अगर प्रक्रिया आप नहीं शुरू करेंगे तो बेरोजगारी दूर नहीं होगी। और रोजगार सृजित करने, संभावनाएं बनाने की अगर आप बात करते हैं तो संभावनाएं बनती हुई दिखनी चाहिए, वो नहीं दिखाई पड़ती। आप अपने पिछले वादों पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये बढ़ा हुआ मतदान, मेरा अपना मानना है कि इसका एक राजनीतिक संदेश है जो आगे वाले चरणों में भी दिखाई पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल, आगे आने वाले चरणों में भी ये राजनीतिक संदेश, जो बढ़ा हुआ मतदान है, वो दिखाई देगा। और जब मतदान यानी कि लोग ज्यादा निकल के आते हैं वोट देने, तो 2 बातें दिखाई देती हैं, जिसमें से एक बात यह है कि वो सत्ता परिवर्तन, और दूसरी बात है कि सत्ता को बचाना भी, ये भी देखा गया है। लेकिन क्या इन दोनों में से एक दूसरे पे हावी है? विदर्भ की बात भी कर रहे थे आप सुनील शुक्ला जी, जरा आना चाहता हूं जयशंकर जी। विदर्भ को, नागपुर को, इन सबको बहुत नज़दीक से आपने देखा है, वो भी ज़रा बताइएगा कि वहाँ की परिपाटी क्या रही है और नितिन गडकरी की सीट के बारे में क्या कुछ खबरें आ रही हैं। लेकिन ओवरऑल आपको क्या लगता है, क्या अगली तस्वीर, अगली सरकार की तस्वीर यहाँ से साफ होती हुई नज़र आ रही है?
राजीव जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जो अभी 102 सीटों पे जो मतदान हुआ है, उसकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जब हम लोगों की भी बातचीत हो रही है लोगों से, जहाँ जहाँ से भी फीडबैक मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक ही रहा, कुछ इधर उधर का खेल नहीं हुआ, तो 70 से 75 सीटें मिल सकती हैं इंडिया अलायंस को, और ये 25-30 सीटों पे सिमट के रह सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं। और दूसरा ये है कि देखिए, मतदान का प्रतिशत बढ़ने और घटने का दोनों तरह के उदाहरण है। जैसा आप भी कह रहे थे, कई बार मतदान जब बहुत ज़्यादा होता है तो निगेशन में जाता है कि नकारात्मक छवि है सरकार की, तो सरकार के खिलाफ लोगों ने मतदान किया है। कई बार ये भी होता है कि साहब मतदान बढ़ गया, मतदान का परसेंट बढ़ गया, उसको पॉजिटिविटी में देखा कि सरकार के पक्ष में लोगों का है तो इसलिए हो गया। और विदर्भ की जो हाल है, मतलब आप समझ लिए कि नितिन गडकरी जैसे आदमी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और सबसे काबिल मंत्रियों में से गिने जाते हैं, मतलब हालांकि उनके यहाँ कौन मंत्री है कौन संतरी है कुछ पता नहीं है, लेकिन नितिन गडकरी का काम दिखता है, ऐसा बताते हैं लोग। साहब सड़क परिवहन का काम है, चाहे जो ठेके NHAI के नाम पे जो कुछ हुआ हो, लेकिन दिखता है। उस आदमी को नागपुर में बैठ के रहना पड़ा, वो देश में कहीं जाकर चुनाव प्रचार नहीं कर रहे, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी नहीं जा पाए, उनकी सीट फंसी हुई है। हो सकता है कि खींच खांच करके जीत भी जाए, कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन वो हार भी सकते हैं, ऐसा भी नागपुर के लोग कह रहे हैं। क्योंकि विकास ठाकरे, अनिल सिन्हा जानते हैं अच्छी तरह से, विकास ठाकरे बहुत स्थानीय और जमीनी आदमी हैं, वहाँ कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो, और इसी तरह से विदर्भ के और इलाकों में भी है। मतलब वो सीटें जो हैं वो बहुत पक्ष में नहीं दिखाई दे रही हैं, एनडीए के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही हैं। एक तो उनका कुनबा जगह जगह बटा बिखरा दिखाई दे रहा है, और दूसरी बात यह है, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, इस पर चुनाव आयोग को कभी गंभीरता से सोचना पड़ेगा वाकई, या अपोजिशन को भी उस पर अपनी एक लाइन तय करनी पड़ेगी कि जैसे अब आज चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 8 निर्वाचन क्षेत्रों में, उसके बगल में अमरोहा में प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय, ये कोई विधानसभाओं का चुनाव तो है नहीं, तो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, राष्ट्रीय बातें आप कर रहे हैं, वहां आप समझा रहे हैं सनातन और मंदिर और क्या क्या सब 2 लड़के और क्या है। तो हमने तो दिन में भी कहा था, हमने कहा भाई अब उनको पता नहीं है कि वो 2 लड़के अब लड़के नहीं रह गए हैं, अब वो मैच्योर हो गए हैं और अनुभव हासिल कर लिया है, अब वो प्रौढ़ हो गए हैं। उसी तरह से जैसे अब आप बूढ़े हो गए हैं, आप थके हुए लग रहे हैं, आपकी बातों से लग रहा है कि आप एकदम थक गए हैं। भाई चूंकि अपना कोर्स लेती है ना उम्र भी और स्वास्थ्य भी, दोनों अपना अपना कोर्स तो लेता ही है, तो इसी तरह से हुआ है। अब सबसे बड़ी बात जो क्या क्या बात बोलते हैं वो बोल जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। अब उन्होंने जैसे आप बता रहे थे, कहा कि साहब संविधान सभा में 7-8 या कितने सनातनी लोग भी थे। भाई तो आपको इस बात की उनको बधाई देनी पड़ेगी कि वो सनातनी जो है, उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं कही थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि नहीं इसको हिंदू राष्ट्र बना, सनातन का इसमें फुट डालिए। तो इतना तो मानना पड़ेगा कि राष्ट्रीय आंदोलन से निकले हुए लोग थे। आप जो है, आपके लोग जो है जगह जगह से कह रहे हैं कि नहीं साहब इसको हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसको हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। एक तरफ आप कहते हैं, कसम खाते हैं, कहते नहीं संविधान नहीं बदलेगा, और अंबेडकर साहब भी आएंगे तो संविधान नहीं बदल सकते हैं वो। दूसरी तरफ आपकी पार्टी के जो सांसद हैं, नेता हैं, उम्मीदवार हैं, वो कहते हैं कि साहब संविधान को बदलना ही पड़ेगा, उसके लिए 400 MP जरूरी है, 400 सीटों पर जीत जरूरी है। तो किसको हम माने? अगर आप लगता है आपको कि नहीं साहब संविधान नहीं बदलने देंगे हम, तो इन उम्मीदवारों को आप कहिए कि भैया घर बैठो, मत चुनाव लड़ो, तुम अपना आंदोलन शुरू करो, बाद में देखा जाएगा जो होगा तो। लेकिन वही है ना कि चोर से कहो कि चोरी करो और सेठ से कहो कि जागते रहो। ये तो अजीबोगरीब बातें, लेकिन अब वो कर रहे हैं इस तरह की बातें, जो है ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, चल रहा है। दूसरी बात, एक चीज अभी मैं गौर कर रहा था, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मतदान क्यों नहीं हुआ, तो जैसे रामपुर का है, थोड़ा कुछ लोग उदासीन भी रहे वहां पे, क्योंकि आजम खान के लोगों ने उतना ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया, ये भी हो सकता है, मुरादाबाद है। लेकिन एक बड़ा कारण यह भी आप देखिए कि जैसे आज 19 अप्रैल है, आज शुक्रवार का दिन है, तो बहुत सारे लोग तो जुमे की नमाज पढ़ने चले जाते हैं, उनका 1-1.5 घंटा तो उसमें निकल जाता है। और आश्चर्यजनक ढंग से जो अगले चरण का चुनाव हो वो भी शुक्रवार के ही दिन रखा गया है।
वो भी 26 अप्रैल है, वो भी शुक्रवार को ही है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक बात जरूर होगी कि उसको उस ढंग से भी किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा एक नया तरीका इन लोगों ने सोचा है, किया है, बूथ को जैम करो, लाइन को आगे बढ़ने ही मत दो, लाइन उतने पर खड़ी रहे ताकि लोग थक थक करके गर्मी में निकल करके चले, भैया चलो यार घर चलते हैं, बाद में देखेंगे आएंगे। लेकिन इस सब के बावजूद अगर वोट का परसेंटेज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बढ़ा है तो कहीं ना कहीं ये इनके लिए खतरे की घंटी है। लोग बता रहे हैं कि 8 सीटों में से अभी तक क्लियरली नहीं बता सकते हैं, खास नहीं बता सकते हैं कि कौन सी सीट पूरी तरह से जीतने की स्थिति में। मतलब पीलीभीत की सीट भी फंसी हुई है, पीलीभीत जहां जितिन प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं उसके बारे में भी लोग कह रहे हैं कि वो सीट भी फंसी हुई है। लेकिन हमारा कहना है, जैसे जब प्रधानमंत्री अमरोहा में सभा कर रहे थे तो विपक्ष के लोग भी चाहते तो उनको बरेली में सभा करनी चाहिए थी, बगल में बरेली है, बरेली में कर सकते थे आप। तो उनके साथ डाल डाल और पात पात का खेल तो करना पड़ेगा आपको, उसी के हिसाब से अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। दूसरा जो है, मैं बार बार जिस बात को कहता रहता हूं, भाई भ्रष्टाचार के मामले में मोदी जी क्या बोलते हैं, कभी उनको रात में नींद में सपना में आता नहीं है क्या कि हम क्या बोल के आए हैं? या आईने में जब खड़े होते हैं, आईना उनका तो मेकअप बहुत जबरदस्त होता है ना, तो मेकअप के समय भी सोचते हो कि यार मैं आज बोल के आया क्या हूं कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, जेल भेजेंगे, और जितने भ्रष्टाचारी है सबको अपनी पार्टी में लेते चले जा रहे हैं। सबको आप किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। और आरोप जयशंकर गुप्ता ने या राजीव रंजन श्रीवास्तव ने नहीं लगाया है, इन लोगों पे आरोप प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने आरोप लगाया है कि साहब हिमंत बिस्व शर्मा दुनिया का सबसे भ्रष्ट नेता है, उसको आपने मुख्यमंत्री बना लिया। अजित पवार नेचुरल करप्ट पार्टी, एनसीपी को बताया नेचुरल करप्ट पार्टी के नेता अजित पवार 70,000 करोड़ रुपए घोटाले के आरोपी, हमको हम छोड़ेंगे नहीं, जेल भेजेंगे। देवेंद्र फडणवीस और उत्साह में घुस करके अजित दादा पवार की चक्की पिसिंग, जेल में चक्की पिसिंग। हमने बीच में भी कहा था कि अब तो तुम्हारे बगल में सिटिंग हो रहा है, अब तुम भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बराबर का ही मामला है? अब कहां ले गया चक्की पिसिंग वाला मामला? अशोक चव्हाण के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि साहब वो आदर्श सोसाइटी घोटाला, जो पूर्व सैनिकों की विधवाओं के साथ भ्रष्टाचार करने वाले आदर्श सोसाइटी घोटाले के आरोपी अशोक चव्हाण को छोड़ेंगे नहीं। अगले दिन वो बीजेपी में शामिल होते हैं और उसके अगले दिन राज्यसभा में ले जाते हैं। लोग तो सोचते हैं, लोग पूछते हैं कि भाई साहब ये क्या कहते हैं और क्या करते हैं? बोलते हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और अपनी पार्टी में लेकर के किसी को एमपी बना देते हैं, किसी को मुख्यमंत्री मंत्री बना देते हैं। नवाब मलिक, हसन मुशरीफ, छगन भुजबल, नारायण राणे, और इतनी लंबी फहरिस्त जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापी स्टोरी, उस पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए था कि साहब जो 25 लोगों को पार्टी में शामिल कराया, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के मुकदमे थे, उसमें से 23 लोगों का या तो रफा दफा कर दिया या फिर कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। उसके बारे में तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए ना। या यही कह दीजिए कि भाई राजनीति में हूं मैं, झूठ बोलना मेरा काम है, मैंने अजित पवार के बारे में गलत आरोप लगाया, मैं माफी मांगता हूं। आप ये कह दीजिए। अमित शाह जी कहते हैं कि साहब हिमंत बिस्व शर्मा तो दुनिया का सबसे ईमानदार नेता है, मैंने गलत कह दिया था, मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। लेकिन कहने की हिम्मत नहीं है उनसे। जब किसी ने पूछा, किसी पत्रकार ने, कि साहब हिमंत बिस्व शर्मा को तो आपने ये कहा, आपका ये वीडियो है, तो उन्होंने कहा छोड़ो भैया, उस पर बात नहीं करेंगे। कमाल है। तो इस सारी चीजें हैं। अब जो मुद्दे हैं, देखिए कोई न तो सनातन का मामला चल रहा है, न प्राण प्रतिष्ठा का मामला चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा राहुल गांधी नहीं गए, सोनिया गांधी नहीं गई, कांग्रेस के लोग नहीं गए, भाई शंकराचार्य क्यों नहीं गए? आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि सनातन के तो सबसे बड़े तो वही है ना जी। तो शंकराचार्य में चारों में से एक भी शंकराचार्य नहीं गया। ये क्यों नहीं बताते कि आधे अधूरे मंदिर का निर्माण करके उसको आपने उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवा दी? वो हम तो धर्म कर्म में ज्यादा हमारा कुछ रहता नहीं है, लेकिन जो बताते हैं लोग कि तो धर्म के विरुद्ध है ये काम, लेकिन आपने वो किया तो वो मामला भी चढ़ नहीं पा रहा आपका। लेकिन हाँ, बेरोजगारी, महंगाई जम के चल रहा है, लोगों के दिमाग में घुस गया है। और जो संविधान की बात है, आम आदमी समझता है कि भैया यही संविधान है जिससे कम से कम हमको बराबरी का अधिकार दिए हुए है, इसको भी अगर बदल देंगे ये लोग तो फिर रहेगा क्या? ये तीनों चारों इशूज जो हैं, इसको
सबसे अच्छी बात है कि अपोजिशन जो है इस बार राहुल गांधी से लेकर के जितने भी तेजस्वी हों या अखिलेश हो, उनके भाषणों में कभी इन लोगों के जुमलों में वो फंसे नहीं है। जो जाल बिठाया मोदी जी ने या बीजेपी के लोगों ने, अमित शाह जी ने, उसमें वो उलझने के बजाय अपने मुद्दों पे अडिग रहे। वो अपने मुद्दे जो बोलते थे उसी मुद्दे पे कायम रहे। इससे लोगों के बीच में विश्वास जगा है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि भाई हम रोजगार देंगे, तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो जो कहते हैं कि 30 लाख नौकरियां जो रिक्तियां बनी हुई है, ये मोदी जी की सरकार में 30 लाख रिक्तियां बनी हैं जिसको भरा ही नहीं गया है, तो उन पर तो नौकरी देंगे ना भाई। तो ये युवाओं को आकर्षित करती है, अपील करती है। इस तरह के जो इशूज हैं, महंगाई का सवाल है अपने आप में, मतलब जिस ढंग से पेट्रोल डीजल की मार पड़ रही है, हमको लगता है कि अभी 2 रुपए कम कराया था, अभी इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि चुनाव के बाद 8-10 रुपए और बढ़ जाएगा पेट्रोल डीजल का, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। रसोई गैस का वही हालत होने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं, जो जन समस्याएं हैं, जन सरोकार के मुद्दे हैं, उसको इस बार विपक्ष ने अटैक किया है, उसको निशाने पर लिया है, और ये विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत बन के उभर के आ रहा है। मुझे लगता है कि जो पहले फेज का चुनाव है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि इंडिया अलायंस को 70-75 सीटें मिल जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि तमिलनाडु में जिस ढंग से देखने को मिला है, और पहले तो ये लोग कह रहे थे कि 5-6 सीटें जीतेंगे, अब तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, कोयम्बटूर भी जा रहा है, कोयम्बटूर भी नहीं जीत सकते, जहां उनके सोकाल अन्ना सलाई साहब लड़ रहे हैं, जिनके लिए बड़ा पोस्टर बॉय बनाया था, मीडिया बॉय बनाया था, उनको काफी उछाला था लोगों ने, तब वो सीट भी जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये अगर यही ट्रेंड रहा, यही ट्रेंड चल गया, मुझे लगता है कि एक बार जब चल जाता है ट्रेंड तो चल जाता है। तो बिहार की हालत है, बिहार में तो हमने दोपहर में बताया था, दोपहर की चर्चा में, जीतन राम मांझी ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि कल शाम को तो पर्ची उर्ची पहुंचाया ही नहीं, सब लगता है मेरे खिलाफ साजिश कर दिया। किसने साजिश कर दिया? नीतीश कुमार ने कर दिया, बीजेपी के लोगों ने कर दिया। तो अब तेजस्वी यादव की तो हैसियत है नहीं वहां के साजिश कर दे, पर्ची पहुंचाने का काम उनका तो हो नहीं सकता है। तो आप खुद ही मान रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो गई, तो अब उसके बाद फिर आगे क्या बचता है? तो इसलिए जो है, मुझे लगता है कि जो पहला फेज है काफी सकारात्मक है, और इसी ढंग से आगे बढ़ते जाएगा, कारवां चलते जाएगा, और ये कहीं ना कहीं 200 के आसपास सिमट के रह जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन हाँ, वो इसमें एक इफ एंड बट वाला बात रहता है कि अंदर खाने कोई बात चल गई, कुछ हो गया, कुछ भी, क्योंकि 2019 में भी तो हम लोग यही देख रहे थे, ये इसी हालत में थे लोग, लेकिन पुलवामा, बालाकोट, अभिनंदन आ गए थे सामने। लेकिन वो बहुत पहले वो हो चुका था वो मामला, चुनाव अब चूंकि अब नहीं है, अब इसीलिए कुछ कर भी नहीं रहे ना ये लोग समझ गए हैं कि भाई अब ये सब काम करने वाला नहीं है। जब रामलला नहीं कुछ करा पा रहे हैं तो फिर बाकी लोगों का क्या कर रहे हैं? इसलिए मुझे लगता है कि अब पिच तैयार हो गई है, इस पिच पर कैसी बैटिंग होती है आगे चल करके, ये देखने वाली बात है। जी, शुरुआत, आगाज बहुत शानदार है इंडिया गठबंधन के लिहाज से देखा जाए तो। और जयशंकर जी जैसे बता रहे हैं कि अगर 70-75 सीटें इंडिया गठबंधन इसमें से निकाल ले, क्योंकि 102 सीटें हैं और 102 में से पिछली दफा 40 सीटें बीजेपी को आई थी और 15 सीटें कांग्रेस को और 24 सीटें डीएमके को। इनको भी देखा जाए तो 40-40 के लगभग बराबर है। और अब यहाँ से क्या आगे 75 पार क्या गठबंधन करेगा? और जो बातें यहाँ रखी जा रही हैं हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए, चाहे अनिल सिन्हा जी की बात आपने सुनी, आपने बात सुनी प्रशांत टंडन जी की, सुनील शुक्ला जी की, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी की और जयशंकर जी की, इन पांचों साथियों की बातों से एक बात तो साफ समझ में आती है कि ये चुनाव अपनी एक दिशा पकड़ चुका है। और इस चुनाव में मुद्दा जो है वो ज़मीनी मुद्दा है, जो आम जनता को प्रभावित करता है ये मुद्दा। और उन मुद्दों में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मूल मुद्दे, वो मुद्दे दिखाई देते हैं। और इन सब के ऊपर अगर मोदी सरकार फिर से आ गई तो संविधान बचाना मुश्किल होगा। ये भी जनता तक, घर घर तक, गांव गांव तक ये बात पहुंच चुकी है। हमारे भी तमाम साथी अलग अलग जगहों से जब ये बात बताते हैं तो आश्चर्य होता है कि गांव गांव में ये बात कैसे पहुंच गई। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला भी गांव गांव तक पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। अमलेंदु उपाध्याय जी, एक कमेंट आपसे जरूर जल्दी से चाहूंगा, उसके बाद दूसरे राउंड को जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ाएं। अमलेंदु जी, दिन भर इस कार्यक्रम में और खासकर चुनाव की गतिविधियों को आप देखते रहे, अब यहां से क्या दिखाई देता है? पहले फेज में क्या कुछ दिख रहा है? राजीव जी, पहले फेज में काफी खेल हो गया है और मुद्दे जो है वही रोजी रोटी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, यही चले हैं सब।
अभी तक जो सूचनाएं आ रही हैं, सांप्रदायिक कार्ड नहीं चला है, और उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन शक्तियों की बात हो रही थी उन्होंने अपना वचन निभाया है, ये सूचनाएं खुल करके आ रही है राजीव। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि ये दौर जो पहला दौर जो है, यहाँ से इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छी लीड की शुरुआत हो गई है, ऐसा समझा जा सकता है, जो तमाम तरफ से सूचनाएं आ रही है। दूसरा ये राजीव जी की सभी जगह जो है वो प्रशासन ने गड़बड़ियां काफी ज्यादा करने की कोशिश की है, इस तरह की सूचनाएं आ रही है। और राजस्थान तक में जो है वहाँ हमले काफी ज्यादा हुए हैं। अभी हनुमान बेनीवाल का मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि वहाँ उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। राहुल कसवाल जो है उनका ट्वीट था कि उनके कार्यकर्ता के ऊपर जो हमला किया गया और बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की गई। इस तरह की चीजें सब जगह हुई है। मतलब प्रशासन एक तरीके से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरीके से काम करता हुआ नजर आया है। लेकिन इसके बावजूद राजीव जी कुल मिलाकर की सूचना है वो ये है कि सारी चीजों को धता बताते हुए लोग जम करके निकले हैं, और जिस तरीके से निकले हैं वो एक ये विश्वास लेकर के निकले कि इस बार जो है वो लोकतंत्र को बचाना है। कुल मिलाकर की लड़ाई राजीव जी इसी बात पे आ गई है कि लोकतंत्र और संविधान बचता है कि नहीं बचता है, इसके लिए लोग घरों से निकले। कोई जाति धर्म का कार्ड किसी भी तरीके का चल नहीं पाया है कुल मिलाकर के, और मुद्दे जो है वही जो रोजी रोटी रोजगार है, इन्हीं सब के ऊपर आकर के चुनाव जो पूरी तरीके से केंद्रित हो गया है। अब देखना ये राजीव जी की प्रधानमंत्री की भाषा किस तरीके से बिगड़ती जा रही है, वो बिगड़ना शुरू हो गई है और मालूम पड़ने लगा है कि वो बिगड़ रही है। भाजपा की और नेताओं की भी भाषाएं जो है वो धीरे धीरे और ज्यादा बिगड़ेंगी। तो ये पहले चरण का जो मतदान हुआ है राजीव जी, अब आप इसका असर जो है वो देखना शुरू कर देंगे। और कुल मिलाकर के यही है कि फिर मैं यही कहूंगा कि मुद्दे जो है वो जो भारतीय जनता पार्टी तय करना चाह रही थी वो मुद्दे तय नहीं हो पाए हैं। मुद्दे वही तय हुए जो इंडिया गठबंधन ने विपक्ष ने तय की। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या अब एक सवाल उठता है, जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने आप में एक मुद्दा होते थे, एक ब्रांड होते थे, अब दिखाई देते हैं क्या? चुनाव तो उन्हीं के नाम पे लड़ रही है बीजेपी। हर तरफ जो डबल इंजन की सरकार की बात अखिलेश यादव कर रहे थे, उसमें से एक इंजन गायब है तो एक इंजन है, और अभी भी अकेला 543 सीटों, जितनी सीटों पे लड़े सबको खींचने की कोशिश में लगे हुए हैं। यही इस इलेक्शन की सबसे बड़ी आप कहें कि बात है, फैक्टर है, या उपलब्धि है, या बीजेपी के लिए की बदकिस्मती है, या उनकी विफलता है कि प्रधानमंत्री का करिश्मा अब फेड हो गया। उनकी कल्ट इमेज बची है। जैसा हरीश खरे, हिंदू के पूर्व संपादक, ट्रिब्यून के पूर्व संपादक और हिंदू के पॉलिटिकल एडिटर ने आज वायर में यही बात लिखी है कि उनका कल्ट बचा। जो उनके अंधभक्त हैं वो मानते हैं अभी भी कि मोदी हर चीज का सलूशन मोदी के पास है। तो उनके घर में अगर कोरोना से भी किसी की मौत हो गई तो उसकी वजह मोदी या वो सरकार की व्यवस्था या विफलता नहीं हो सकती है, उसका कोई और कारण होगा, नियति होगी या कुछ और कारण होगा। तो ये जो, या उनके घर में किसी के पास रोजगार नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की नहीं है। वो एक कल्ट फिगर वो कुछ लोगों के लिए बन गए, लेकिन उनका ओवरऑल करिश्मा तो अब खत्म हो चुका है। उनकी बातों में आप देखिए कि वो रोज अपनी बातों को रिपीट कर रहे हैं। उनका कल का भाषण क्या होगा वो आज के राहुल गांधी के किसी भी वीडियो को देख के आप बता सकते हैं कि किस शब्द को पकड़ के घुमाएंगे वो। उसके बाद दोहरावपन है, काफी रिपीटिशन बहुत है उनकी भाषणों में। एक भाषण के बारे में माने जाते थे, लेकिन वो भाषण भी अब बहुत बोरिंग हो चुका है। उनके सामने जो लोग बैठे होते हैं, आप देखिए कि वो लोगों की बॉडी लैंग्वेज आपको नहीं दिखाई देगी जैसी बॉडी लैंग्वेज पहले दिखती थी जी। तो उनका करिश्मा फेड हो गया है। और इस वजह से क्या हुआ कि इस इलेक्शन में वो एजेंडा नहीं सेट कर पाए। वो विपक्ष के एजेंडा को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, चाहे वो संविधान का मसला हो, चाहे वो आरक्षण का मसला हो, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और बाकी उनके पास देखिए कि 10 साल आपने शासन किया है, 10 साल शासन करने के बाद आपके पास एक भी बात नहीं है कहने को कि हमने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। अगर कुछ होता तो बताते जरूर। तो आप उस पर वोट नहीं मांग पा रहे हैं। यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर वोट मांगा था, आरटीआई पर वोट मांगा था और उनकी सरकार भी आई। जी।
आपके पास एक भी ऐसा कारण नहीं है कि आप वोट मांगे उस पे। आप मुस्लिम लीग और दुनिया भर के जो हिंदू मुसलमान के तरीके मुद्दे वो लेकर आ रहे हैं कि राम मंदिर में कौन गया कौन नहीं गया। अभी जयशंकर जी बता रहे थे कौन नहीं गया, शंकराचार्य नहीं गए वहां पे, आप उनसे पूछिए। तो मोदी साहब का जो करिश्मा है वो फेड हो चुका है और अभी 6 फेज और बचे हैं। वो थकान उनके चेहरे पर और उनके श्रोताओं में दिख रही है। सबसे बड़ी बात कि उनके श्रोताओं में के चेहरों पर थकान दिख रही है और इसको लेकर बीजेपी आगे कैसे चलेगी ये बीजेपी को सोचना है, आरएसएस को सोच रहा है जो बीजेपी का गार्जियन है। क्योंकि बीजेपी ने ओवर द इयर्स क्या किया है, आप देखिए कि वाजपेयी जी की बीजेपी में क्या था कि नीचे की सेकंड लाइन पे 10 लोग होते थे। टॉप 3 तो मुरली मनोहर जोशी और वाजपेयी और अडवाणी थे। उनके नीचे आप देखिए कि लंबी एक फेरिस्त थी। अरुण जेटली है, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, दुनिया भर के लोग थे, अनंत कुमार साउथ में। आप देखिए सब खाली हो गया। अब 1 से 10 तक कोई है ही नहीं। योगी आदित्यनाथ भी नहीं है, उनको भी किनारे कर दिया। अभी अखिलेश यादव बता रहे थे कि पोस्टर से नाम उनका हट गया जी। तो ये एक बड़ा जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है मुझे पहले फेज में वही दिखाई दे रहा है कि इस थके हुए ब्रांड के जरिए ये 6 फेज और कैसे निकलेंगे ये बीजेपी को सोच रहा है। क्योंकि बीजेपी के पास अब कोई और दूसरा स्टार प्रचारक नहीं है। एनडीए के पास एक गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है, वो जा रहे हैं उधर। एनर्जेटिक तो ये सबसे बड़ा जो एनर्जेटिक है जी। और मोदी जी के कथनानुसार उनके ऑडियंस में एनर्जी, राजीव जी, जिनके बारे में ऑडियंस में एनर्जी दिखाई दे रही है कि अब वो प्राउड हो गए हैं, लेकिन मोदी जी उनको युवा कह रहे हैं। तेजस्वी यादव जैसा भी गाना गाते हैं आप देखिए कि उनका ऑडियंस उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है जी। वो एनर्जी उनके ऑडियंस में दिखाई दे रही है। मोदी जी के ऑडियंस में एनर्जी गायब हो गई है। ये चिंता की बात होनी चाहिए बीजेपी को और आरएसएस के लिए। एक बहुत बढ़िया एक शब्द आपने बोला, थका हुआ ब्रांड। अनिल सिन्हा जी, थका हुआ ब्रांड बोल रहे हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत टंडन जी ने काफ़ी कवर भी किया है पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को, उनके अलग अलग सभाओं को, खासकर दक्षिण के और उसमें भी उधर तेलंगाना और कर्नाटक की सभाओं को विधानसभा के चुनाव के समय, और फिर बहुत नज़दीक से वहाँ भी राजस्थान में भी। तो इसलिए बहुत नज़दीक से जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि कितने थके हुए लग रहे हैं। उस समय कितने उत्साहित थे, अब कितने थके हुए नज़र आ रहे हैं। और इतने बड़े चुनाव में अगर मोदी जी इतना थके हुए पहले ही चुनाव में लग रहे हैं तो आगे का चुनाव का क्या होगा। लेकिन क्या यहाँ से दिशा बदलती हुई दिखाई दे रही है। 75 सीटों या कितनी सीटें आती हैं ये मायने नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर एक भी सीट से आगे यहाँ इंडिया गठबंधन निकलता है तो वो डिफीट के हिसाब से, क्योंकि 7 फेज़ हैं और जैसे जैसे ये चुनाव बढ़ेगा ये 1 से कब 10 हो गया और कब 10 से 100 हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हवा बदलते देर नहीं लगती है। अनिल सिन्हा जी, और उसमें महाराष्ट्र का जिक्र ज़रूर, क्योंकि अभी बता रहे थे जयशंकर जी महाराष्ट्र के बारे में। बार बार महाराष्ट्र पे इसलिए आता हूँ क्योंकि महाराष्ट्र की 48 सीटें नजरें टिकाए रखनी है महाराष्ट्र पे, इसलिए भी। देखिए ये ब्रांड फेल क्यों हुआ ये देखना चाहिए। ब्रांड फेल इसलिए हुआ कि क्या है, हर एक फिल्म में ब्रांड मतलब उसी से इमेज को देखना चाहिए कि फिल्म में अकेले अभिनेता करता नहीं। हर एक जो सफल अभिनेता है वो बताता है कि अकेले हम नहीं कुछ कर सकते, उसमें म्यूजिक का रोल है, उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग का रोल है, सेट का रोल है, डायरेक्शन, सब कुछ। ये इन्होंने क्या किया कि हर एक रोल को खुद ही ले लिया और इसका नतीजा ये हुआ है कि अब कोई है नहीं, मतलब कि कोई जो तबला वादक से लेकर के सारा वो खुद ही करना चाहते हैं। सोलो जो रोल होता है ना कि अभिनेता निर्देशक सब काम आपको ही करना है, यहाँ फंस गया मामला। दूसरा मैं कहूँगा क्या कि अब इस पर भी हम लोग को देखना चाहिए कि आइडियोलॉजी में वो पावर नहीं थी उनको। जो एनडीए खत्म हुई, एनडीए खत्म होने के बाद कोशिश की उन्होंने कि जमा करें, एकनाथ शिंदे ले आए, अजीत पवार ले आए, हेमंत बिश्व शर्मा ले आए,
बहुत सारे लोग इंपोर्ट किया, लेकिन ये सब कैसे इंपोर्ट किया? आइडियोलॉजी के जरिए नहीं कर पाए, ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए। इसका मतलब कि जो हिंदुत्व का की जो आइडियोलॉजी है वो अपने को एक्सपैंड नहीं कर सकती है आइडियोलॉजिकली। अब लोग नहीं आ रहे हैं इसके लिए। जिस तरह से 2014 में कई मुद्दे उठा करके बगल रख करके भ्रष्टाचार के मुद्दे, ये सब मुद्दे पर उनके साथ लोग आ गए थे। एनडीए एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन हो गया था 2014 तक आते आते, लेकिन अब कोई नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने उधर बाकी उनको कुछ था नहीं, हिंदुत्व पर कंसंट्रेट किया। हिंदुत्व में वो ताकत नहीं है, ये अब क्लियर हो गया। ये जो आप फेलियर देख रहे हैं ब्रांड इमेज का, ये फेलियर सिर्फ इसलिए भी नहीं है कि अकेले वो चलना चाहते हैं, उस ताकत नहीं है हिंदुत्व में कि लोगों को आकर्षित कर सके। ये सिर्फ मतदाता का सवाल नहीं है, लोगों को भी आकर्षित नहीं कर सकता है। और वो कम से कम मानना पड़ेगा आपको कि आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी या वाजपेयी में उस हिंदुत्व को कम से कम उतना उसका चेहरा या उस तरह से उसको पेश कर पाए वो कि उनके साथ लोग आए, कार्यकर्ता भी आए, लीडर्स भी आए। एक से एक लीडर उन्होंने खुद हिंदुत्ववादी लीडर पैदा किए, जैसे सुषमा स्वराज से लेकर के अनंत कुमार, मतलब आप एक लंबी फहरिस्त देख सकते हैं जो यहाँ से लेकर के नॉर्थ से लेकर साउथ तक। इसका मतलब कि अब जो आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशन है वो खत्म हो रहा है। न उनको नेता मिलने वाला है और न उनको कार्यकर्ता मिलने वाला है। ये जो कल्ट कहा कि कल्ट बचा हुआ है, वो कल्ट से ज्यादा समय तक नहीं। कोई भी पंथ जो है सिर्फ इससे नहीं चलता, उसमें वैचारिक आगे बढ़ने की भी ताकत होनी चाहिए। आरएसएस और बीजेपी ये चुनाव सिद्ध कर देगा, मतलब कम से कम मुझको उम्मीद है कि उसको खत्म करें। बस 2 लाइन और मैं कहूंगा कि ये जो गैप आ रहा था, इस गैप को इंडिया गठबंधन ने और राहुल गांधी ने खासकर उस नैरेटिव को कि अल्टरनेटिव जो नैरेटिव है मतलब हिंदुस्तान में होना चाहिए, हिंदुत्व के मुकाबले जो नफरत की मतलब मोहब्बत की दुकान जो है, अच्छा नफरत के बाजार वाला, वो नैरेटिव मैं कहूँगा कि वो एक टर्निंग पॉइंट है या एक जिसको कहते हैं कि यहाँ से प्रस्थान बिंदु आप कह सकते हैं, जहाँ से कि उन्होंने वो नैरेटिव क्रिएट की कि ये जो हिंदुत्व है जो सुखड़ता हुआ है, बहुत ही मतलब नैरो है, पैरोगियल है, उसके मुकाबले एक बड़ी नैरेटिव खड़ी की। और देखिए क्या कि उनको न कोई समर्थन था और क्रॉस पर्पसेस पे थे। जितनी छोटी पार्टियां हैं, मतलब जो रीजनल पार्टियां हैं, वो कांग्रेस से चाहती थी कि उनको साइड रखे, लेकिन उनको आना पड़ा क्योंकि जो नैरेटिव थी उसमें इतना पावर था और इतना मतलब बेरोजगारी, महंगाई, मतलब धर्मनिरपेक्षता, इसमें इतना पावर था कि अंत में हम देखते हैं कि वो अंत में एक इंडिया गठबंधन के रूप में आ जाता है। तो मैं ये भी कहूंगा कि ये फेलियर को, इसको सिर्फ आप मोदी जी का फेलियर के रूप में नहीं देखना चाहिए या सिर्फ बीजेपी का फेलियर के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि आरएसएस का जो ओवरऑल 100 साल पूरे होने पर जो सांप्रदायिकता की जो उसकी राजनीति और उसका जो दर्शन था, हिंदुत्व जो है सावरकर का, वो फेल हो रहा है। अब उसमें लोगों को आकर्षित करने की क्षमता नहीं है, कम से कम बुद्धिमान लोगों की। अगर कुछ कल्ट वाले जो हैं अंधभक्त, उनके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए ये मुद्दा ज़्यादा अभी जो सर्वे हुआ था उसमें भी नहीं दिखाई दिया। परसेंटेज ऑफ वोट इस पे काफ़ी कम थे हिंदुत्व के मुद्दे पे। आना चाहता हूँ जयशंकर जी, ज़रा आपके पास सीधे क्लोजिंग कमेंट के लिए। यहाँ से जब हम आज पहले फेज के मतदान के समापन की बात कर रहे हैं और अब 26 तारीख को दूसरा फेज है और यहाँ से अब चुनाव को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, यानी कि अब अगली सरकार के लिए एक कदम आगे बढ़ा चुका है ये देश। और ऐसे में बहुत सारे वहापोह के साथ, जिसमें ईवीएम वीवीपैट का मामला है, उसके अलावा सत्तारूढ़ दल और वो उसकी ज़्यादतियाँ, एक मुख्यमंत्री जेल में है, दूसरा मुख्यमंत्री भी जेल में है, वो इस्तीफा दे चुके हैं, और कई अपोजिशन के नेताओं को अंदर रखना, ये सारी चीज़ें क्या आज की तारीख में ये सब कुछ जनता के दिलो दिमाग पर हैं, हावी होती हुई दिखाई देती हैं? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला भी इसी बीच जो आया था वो भी जन जन तक पहुंचा है? क्या राम मंदिर के नाम पे आज ही देख रहा था कि ट्विटर पे एक पोस्ट बीजेपी की तरफ से कि जब आप वोट देने जाएं तो आप ये ज़रूर याद रखें कि राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया।
ये साफ साफ पोस्टर बना करके शेयर किया गया बीजेपी की तरफ से। तो ये भी है। तो ये सारे मुद्दे, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा पत्र अपना जो संकल्प पत्र है उसको जब लोकार्पित कर रहे थे उसका, और उस पर भाषण दे रहे थे, तो उस समय याद कीजिए कि उन्होंने कहा कि हमने राम मंदिर कर दिया, हमने 370 कर दिया, हमने मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक की बात कर ली। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही थी, और लेकिन आगे क्या करेंगे वैसा कुछ भी सामने नहीं था। जो चल रहा है इसको आगे बढ़ाएंगे। गरीबों को 5 किलो अनाज दे रहे थे, 5 साल तक और देंगे, ये बात है। स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाएंगे, तमाम अभियानों को, लेकिन एक जो माइलस्टोन सेट हो सकता है वो नहीं बताया गया। बनारस को क्योटो बना देंगे, ये बात भी अब नहीं कही गई। लेकिन एक भाषण दिया गया उधर जाकर तमिलनाडु में, जहां बताया गया कि अब दक्षिण भी बुलेट ट्रेन की सवारी करेगा। हम तो उत्तर भारत में हैं, बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें क्या लोग अब हल्के में, या लोग अब इसको कॉग्निजेंस में लेते ही नहीं हैं कि जो बोल रहे हैं आप बोलते रहिए, और क्योंकि आप 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने वाले थे, सबके सिर पे छत रखने वाले थे, और स्मार्ट सिटी पता नहीं कहां है। ये सारी बातें अब तो याद आती होंगी ना। नहीं राजीव जी, अब हालत ये हो गई है कि मतलब प्रधानमंत्री जैसे लोगों का भरोसा टूट रहा है कि जो ये आदमी कहता रहा है, अब एक एक चीज को लोग याद करते हैं कि भाई जो आपने कहा किया क्या। आपने जितने आपके आरएसएस के जो सांप्रदायिक एजेंडे थे उसको तो आपने कर दिया, ठीक है, 370 हटा दिया, चलो अच्छी बात, हटा दिया। हालांकि हम उसको नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी आपने हटा दिया। किसका फायदा हुआ उससे? किस हिंदू का फायदा हुआ? कोई कश्मीरी पंडित जाके वहां पे बस सका क्या? ये बताना चाहिए आपको कि साहब इतने साल हो गए, हमने 370 हटा दिया। देखिए साहब, एक तो ये मुख्यमंत्री था, ये हरियाणा वाला खटारा, जिसको जाना पड़ा, उसने कहा था ना कि अब तो हम कश्मीर से बहुएं लाएंगे। हरियाणा में तो बेटियों को मार डालते हैं, सेक्स रेशियो गड़बड़ हो गया है। उस आदमी ने कहा कि अब तो हम जम्मू कश्मीर से बेटियां बहुएं लाएंगे। तो क्या हुआ? कैठो बहू लाए भाई, कैठो लोग जाके हिंदू वहां बस गए, कैठो कश्मीरी पंडित जाकर के बस गए, वापसी हो गई क्या घाटी में? एक भी नहीं हुआ, तो जुमला हो गया। 3 तलाक का इशू है, अब लोग वही उठा के कहते हैं ना भाई, तो भाई जसोदा बहन को भी तो न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उस पर आप चुप हो जाते हैं। इस तरह से जो इशूज थे जिसपे उन्होंने किया, लेकिन जनता के जो इशूज थे, जो जन सरोकार से जुड़े हुए इशूज थे, उस पर आपने एक बार भी अमल नहीं किया। मुझे याद अच्छी तरह से है, जो पिछला इनका संकल्प पत्र था 2019 का, उसकी पहला आइटम जो था, किसानों की आय दोगुनी करेंगे जी। आज किसान जो है दोगुनी आय के बजाय कहता भैया हमारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसी को दिला दो यार। तो आप उसके ऊपर आंसू गैस के गोले चलाते हैं, उसको लाठियों से पिटवाते हैं। कितने लोग मर गए पहले जब किसान आंदोलन चला था, उसके बाद दूसरा वाला, मतलब पंजाब से किसान आ नहीं सकते हैं दिल्ली, तो अब वही पंजाब और हरियाणा के किसान कह रहे हैं कि अब तुम जा नहीं सकते दिल्ली, अब तुम गांव में नहीं आ सकते हो। तो ये है, इसलिए इनका जो इस बार का संकल्प, एक चीज और उन्होंने कहा था कि जो 60 साल से ऊपर के दुकानदार हैं उनको हम पेंशन देंगे। कितने दुकानदारों को पेंशन मिली उसके बारे में चर्चा ही नहीं, कहीं भी बात ही नहीं हो रही है। इस तरह के तमाम इशूज हैं जो जनता से जुड़े हुए इशूज हैं। बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, गरीबी का सवाल है। एक तरफ कहते हैं आप साहब हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया, और दूसरी तरफ कहते हैं कि साहब 80 करोड़ लोगों को हम सरकारी अनाज देंगे, 4 किलो 5 किलो अनाज की बात है, लेकिन वो 4 किलो मिलता है, एक किलो मार देता है दुकानदार जी, तो वो हम 5 साल तक देंगे। यानी 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने पीने का जुगाड़ नहीं है, कोई रोजी रोजगार नहीं है, वो सरकारी अनाज के ऊपर मोहताज हैं वो। तो फिर कैसे रहा भाई? आप कहते हैं हम 2047 तक विकसित भारत बना देंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, कर्ज के बोझ से लदा हुआ है देश हमारा, जीडीपी का 1.5 गुना विदेशी ऋण से दबे हुए हैं हम, हर भारतीय पर 1.5 लाख रुपए का कर्जा आपने ठोक दिया। तो ये सारी चीजें, ऐसे में जब राहुल गांधी और कांग्रेस का जो न्याय पत्र आया राजीव जी,
उसमें लोगों की वचनबद्धता दिखाई दी। लोगों को लगा कि ये आदमी, ये लड़का जो है ये कुछ करना चाहता है। उसी तरह से सोशल जस्टिस की बात जब करी, कास्ट सेंसस की बात करी, उस पर मोदी जी ने कुछ नाम ही नहीं लिया, उस पर चर्चा ही नहीं की। इन सारी चीजों ने लोगों को, ओबीसी तबके हैं, आदिवासी लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, दलित अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं, इनको अपील किया। इस नौजवान ने कहा कि लगता है ये नौजवान जो है इसके पास एक विजन है, ये कुछ हमारे लिए करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जिनके भरोसे आपकी राजनीति चल रही थी, राजपूत समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके खिलाफ डंडे लेके खड़ा रहा, गुजरात में आपको घुसने नहीं दे रहा है, आपने पगड़ी उछाल दी। ये संगीत सोम यहीं के हैं, अपने पश्चिमी उत्तर मुजफ्फरनगर खतौली के, वो कह रहे हैं कि साहब पगड़ी उछाल देना तो बहुत बड़ा अपमान, इससे बड़ा अपमान तो कुछ हो ही नहीं सकता किसी क्षत्रिय का। अब पता लगा कि वहां संगीत बालियान जी की हालत खस्ता हो गई है। राजस्थान की हालत यही है, राजस्थान में लोग कस्में खा रहे हैं राजपूत आना के लोगों के लिए जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैंने सुना कि ब्राह्मण और जाट समाज के लोग भी बड़े पैमाने पर इनसे नाराज दिखाई दिए, इनके साथ खड़े नहीं हुए चुनाव में। अब नेहरू जी बता सकते हैं। तो एक तरफ तो जो ओबीसी समाज है, दलित समाज है, आदिवासी समाज है, अकलियत के लोग हैं, और सवर्णों में से जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको लग रहा है कि राहुल गांधी हमारे लिए कुछ करेगा, कांग्रेस हमारे लिए कुछ करेगी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव मिलकर के, स्टालिन मिलकर के हमारे लिए कुछ करेंगे, क्योंकि जो कहते हैं ये लोग ये बात को करते हैं, इन्होंने साबित भी किया है। तो इन सारी चीजों ने मतदाताओं के बीच में जबरदस्त अपील किया है। और यही अपील मुझे लगता है कि अगर ये ट्रेंड चलता रहा, जैसे मैं कह रहा हूं ना बार बार कि वो थकेले लगते हैं, थके हुए लगते हैं, क्योंकि बातें में कोई नयापन नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो उस ढंग से होती नहीं है, राजनीतिक पढ़ाई जो उनको बना करके दे दिया। अब जाकर राजस्थान में श्रीगंगानगर में वो कश्मीर खोज लिए, वो कि बाबा रामदेव, वहाँ के रामदेवरा बाबा हैं, बहुत बड़े देवता माने जाते हैं, उनकी बड़ी पूजा होती है बाड़मेर वगैरह के इलाके में। कह दिया कि साहब ये तो जम्मू कश्मीर और राजस्थान का बड़ा अच्छा रिश्ता है, क्योंकि देखिए ना बाबा रामदेव जो हैं वो वहाँ कश्मीर में पैदा हुए थे, उनको पता ही नहीं चला कि कश्मीर के आगे एक और गांव का नाम है उसके साथ में, और वो बाड़मेर में ही जिले में कहीं वो गांव है, तो वहां पैदा हुए थे बाबा रामदेव, रामदेवरा कहते हैं उनको। तो इस तरह की मतलब ऐसे आलजुलूल बातें जो हैं, जहां से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको। दूसरी तरफ एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बिहार में आप देखिए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार की रैलियों से गायब है। एक रैली में तो उन्होंने कह दिया कि साथ 4000 सीटें आपके लिए खड़ी रहेंगी, आपके साथ 4000 लोग जीत करके आएंगे, आपके पास रहेंगे। अब उसके बाद जहां जहां मोदी जी जा रहे हैं, कहीं वो जा नहीं रहे, नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं। तो अंदर खाने जो इनका एनडीए अलायंस है, जो पुराना एनडीए था, अकाली से उनकी बात हो नहीं पाई, एडीएमके से इनकी बात हो नहीं पाई। जब आप पहले राउंड में जब गिन के सीटें बताते हैं, उनके 46 या जो भी सीटें बताते हैं, उसमें एडीएमके की सीटें भी शामिल थी, अकालियों की सीटें भी शामिल थी, वो सारा तो सब गायब हो गया है। तो इसलिए मैं जो कह रहा हूं, तो बहुत सोच समझ करके जो मेरा फीडबैक है, हो सकता है गलत साबित हो। देखिए ईवीएम में क्या दर्ज हुआ है ये कोई दावे के साथ नहीं बता सकता है, लेकिन जो फीडबैक मिल रहा है वो यही है कि 70-75 सीटें इंडिया अलायंस को मिल सकती है पहले राउंड में, और ये उनको एक पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करेगी। आने वाले जो चरण है उसमें जब मतदान बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसका परिलक्षण अन्य राज्यों में, अन्य सीटों पर भी दिखाई देगा। जी राजीव जी, बिल्कुल अन्य राज्यों में भी दिखाई देगा। 63-64% टोटल मतदान 6 बजे तक, टोटल मतदान 63-64% तक, और ये मतदान जो है ये गिनती बढ़ सकती है 63%, 64%, लगभग 64%। और ये आज का जो फिगर है वो हम आप तक रख रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा त्रिपुरा में 80 से ज़्यादा %, और उसके बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल में 78%, जो आगे बढ़ सकता है। पिछली बार पश्चिम बंगाल में 83% वोटिंग हुई थी, लगभग 83-84% के लगभग। अभी 78% है, ये बढ़ सकता है, ये प्रतिशत बढ़ सकते हैं। तो ये लगभग पिछली बार से कुछ सीटें, कुछ % ज़्यादा ही हम देखेंगे ओवरऑल फर्स्ट फेज के लिहाज से देखा जाए तो। अगला जो चुनाव है वो 26 तारीख को है, और उसके बाद फिर 7 मई को है, और फिर 13 मई और
18 मई, 25 मई, 1 जून और ख़त्म, ऐसे है। तो ये पूरा का पूरा एक अलग आज अगर दिशा बदलते हुए यानी कि देश की जनता अगर बदलाव की तरफ सोच रही है तो ये शायद और आगे जाकर के क्लियर हो। लेकिन आज जितनी बातें हमारे 5 साथी, एक साथी और थे, 6 साथी मिलकर जितनी बातें रख रहे थे, इन सब की बातों से साफ ये समझ में आ रहा है कि जनता मूड बना चुकी है और मूल मुद्दों पर वो वोट कर रही है। और जो मतदाता हैं वो समझदार हैं, और समझदार हैं तो वो समझदारी के साथ ही वोट करेंगे। आगे के क्या कुछ होता है, रिजल्ट क्या आएगा, ये तो समय बताएगा, 4 जून बताएगा। लेकिन आज 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हुए हैं, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में, और लेकिन इसकी गिनती जो होगी वो 2 जून को होगी, न कि 4 जून को, क्योंकि उसी समय विधानसभा खत्म हो रही है, उसका अवधि जो है वो खत्म हो रही है, इसलिए उसको 2 जून, पहले 4 जून किया गया था लेकिन उसके बाद उसको 2 जून किया गया। तो ये जानकारी थी छोटी सी, आप सब जानते हैं, फिर भी रिकॉल कर रहा था आप सबके साथ में। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ प्रशांत टंडन जी, जयशंकर गुप्ता जी, अनिल सिन्हा साहब, अमलेंदु उपाध्याय जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और सुनील शुक्ला जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।